इस चैनल पर प्रस्तुत की गई सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। तो आइए सुनते हैं आज की एक नई काल्पनिक कहानी, केवल नॉवल स्टोरीज हब पर। जयपुर की ओर लौटते विमान में प्रकाश यादव की आवाज हवा में तैर रही थी, जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे रोमांचक कहानी सुनाने में डूबा हो। उसका उत्साह बादलों को चीरता हुआ राहुल शर्मा के कानों तक पहुंच रहा था। जब विमान जयपुर हवाई अड्डे की धरती पर उतरा तो प्रकाश की आवाज कर्कश हो चुकी थी, एक थकी हुई धुन की तरह जो फिर भी थमना नहीं चाहती थी। राहुल के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। ये पहली बार था जब उसने किसी को एक बात के लिए इतना बेसब्र देखा। प्रकाश का जोश उसे किसी अनछुए सपने की तरह लगा, जो शब्दों में बंधा था और हवा में लहरा रहा था। हवाई अड्डे की घड़ी शाम के 7:30 बजा रही थी। बाहर की ठंडी हवा राहुल के चेहरे को छू रही थी और जयपुर शहर की रोशनी उसे घर की ओर खींच रही थी। जयपुर विश्वविद्यालय से घर सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था, इसलिए राहुल ने हॉस्टल में रुकने की बजाय अपनी मर्सिडीज बेंज बिग जी की चमकती काली सतह पर नजर डाली और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। गाड़ी की चाबी उसकी उंगलियों में थी, मगर उसने तुरंत इंजन शुरू नहीं किया। उसकी नजरें फोन की स्क्रीन पर ठहर गईं, जहां एक लाल लिफाफा चमक रहा था, एक रहस्यमयी चमक, जैसे कोई अनजाना खजाना उसका इंतजार कर रहा हो। 1002 लाल लिफाफे, राहुल ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक हल्की बेसब्री थी, जैसे कोई जादूगर अपनी किताब का अगला पन्ना खोलने वाला हो। देखते हैं क्या निकलता है। ये लिफाफे 1 करोड़ रुपए में खरीदे गए सदी पुराने जिनसेंग और 20,000 रुपए के खाने से मिले थे। सिस्टम से मेडिकल पानी खरीदने में 1 करोड़ और खर्च हुए थे, लेकिन उससे कोई लिफाफा नहीं मिला। फिर भी राहुल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसके लिए यह एक खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें हर कदम पर कुछ नया छुपा था। सब ले लो। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलीं और उसकी आंखों में एक चमक उभरी। डिंग, बधाई हो, 100 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, 5 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, प्रेरणा की चमक की संभावना बढ़ी। डिंग, बधाई हो, 2 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको प्रोफेसर स्तरीय भौतिकी अनुभव मिला। डिंग, बधाई हो, 1 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको स्वर्गीय स्वर मिला। अल्पविराम। 1002 लाल लिफाफों ने राहुल को कुल 20 लाख रुपए दिए। उसकी नजर स्क्रीन पर ठहरी और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अब उसके पास 7 करोड़ 30 लाख रुपए थे, एक रकम जो किसी आम इंसान के लिए सपनों की दुनिया थी, मगर राहुल के लिए यह बस एक नंबर था जो उसके जीवन की रफ्तार को और तेज करता था। पूर्ण एकाग्रता, मजबूत ध्यान, ताकि आपके पास मुश्किल समस्याओं को आसानी से हल करने की क्षमता हो। प्रेरणा की चमक की संभावना 10% है। एक समर्पित और गंभीर पुरुष सबसे आकर्षक होता है। प्रेरणा की चमक की संभावना 5% से बढ़कर 10% हो गई। राहुल की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। वह जानता था कि यह कितनी दुर्लभ थी, एक ऐसी चिंगारी जो उसके दिमाग को आग की तरह जला सकती थी। प्रोफेसर स्तरीय भौतिकी अनुभव, बेहतरीन भौतिकी ज्ञान का उपयोग करके समस्याएं हल करें और विशेष आकर्षण दिखाएं। उसके पास पहले से एकेडमिशियन स्तरीय गणित अनुभव था, अब भौतिकी भी। राहुल के होंठों पर एक हल्की मुस्कान खेल गई। वह सच में ज्ञान का एक अजेय सिपाही बन रहा था, एक ऐसा विद्वान जिसके लिए कोई सवाल अनसुलझा नहीं था। स्वर्गीय स्वर, स्वर्गीय गायन की आवाज जो अधिक लोगों को आपका दीवाना बना सकती है। अच्छे गाने गाना मजेदार होगा, राहुल ने मन में सोचा। उसने फोन नीचे रखा, थ्रॉटल को हल्के से दबाया और गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ी। इंजन की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। रात का जयपुर एक जीवंत चित्र की तरह था। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ दिन से कहीं ज्यादा थी, जैसे शहर की धड़कनें तेज हो गई हों। हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर नाच रही थी और हवा में हल्की ठंडक फैल रही थी। 1 घंटे का रास्ता रात 9 बजे तक पूरा हुआ। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही लिविंग रूम की हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी, जैसे कोई पुराना दोस्त उसका स्वागत कर रहा हो। रमेश शर्मा और दया शर्मा टीवी के सामने बैठे थे। टीवी की नीली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और उनकी आंखों में राहुल को देखकर एक अनकही खुशी चमक उठी। राहुल, तुमने पहले से कुछ क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? रमेश की आवाज में आश्चर्य के साथ प्यार की गर्मी थी, जैसे कोई पिता अपने बेटे की हर हरकत को महसूस करता हो। राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस घर आ रहा हूँ, इसमें क्या बताना। उसकी आवाज में एक सादगी थी जो घर की दीवारों में गूंज रही थी। राहुल, तुमने खाना खाया? मैं तुम्हारे लिए कुछ पकौड़े बनाऊं? दया की नजरें उस पर ठहर गईं। उनकी आवाज में ममता थी जो हर शब्द को कोमल बना रही थी। राहुल ने कहा, माँ नहीं, मैंने पहले ही खा लिया है और पेट भरा है। उसकी आंखों में उनके लिए सम्मान झलक रहा था। तो पहले थोड़ा पानी पी लो। दया ने उठकर 1 कप गर्म पानी लाया। कप से भाप उठ रही थी और उनकी उंगलियों की गर्मी उसमें घुली हुई थी।
यह पानी सादा था, मगर राहुल के मुंह में घुलते ही उसके दिल में एक मिठास फैल गई। यह उसके माता पिता का प्यार था, एक ऐसा एहसास जो दुनिया की हर चीज से ऊपर था। उसने मन में ठान लिया, मुझे इनकी हर हाल में रक्षा करनी है। यह विचार उसके सीने में एक आग की तरह जल रहा था। रमेश ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, राहुल, तुम आज अचानक क्यों लौट आए? कुछ गड़बड़ तो नहीं? उनकी आवाज में एक पिता की चिंता थी, जैसे वह राहुल की हर सांस को समझने की कोशिश कर रहे हों। ओह, बात यह है पिताजी, आपकी पिछले बार सर्जरी हुई थी ना? मुझे चिंता थी कि आपका शरीर आसानी से ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ दवा लाया हूं जो रिकवरी तेज करेगी, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी फिक्र थी जो उसके शब्दों को भारी बना रही थी। बात करते हुए उसने सिस्टम से 1 करोड़ में एक बोतल मेडिकल पानी खरीदा। फिर जेब से निकालने का नाटक करते हुए उसने इसे रमेश की ओर बढ़ाया, जैसे ये कोई साधारण चीज हो। बोतल की पारदर्शी सतह पर रोशनी पड़ रही थी। रमेश की आंखें सिकुड़ गईं। मेरा शरीर पहले ही ठीक हो गया है, मुझे दवा की क्या जरूरत? ये बहुत महंगी होगी, है ना? पैसे खर्च करना। उनकी आवाज में चिंता थी। वह समझदार थे, ये छोटी सी बोतल साधारण नहीं थी, और राहुल का खास तौर पर इसके लिए लौटना इसे और कीमती बना रहा था। राहुल ने हल्के से हंसते हुए कहा, इसमें महंगा क्या है? ये बस एक छोटी बोतल दवा है, और मैं इसे खरीद चुका हूँ। पिताजी, आप इसे जल्दी पी लीजिए। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो रमेश को चुप करा गया। जैसा राहुल ने कहा, मैं इसे पहले ही खरीद चुका हूँ, तो रमेश क्या कर सकते थे? उन्होंने कुछ पल चुप रहकर बोतल को देखा, फिर उसे मुंह से लगाया। गुरु, उन्होंने मुंह चटकाया और कहा, इसका स्वाद तो कुछ खास नहीं लगता। उनकी नजरें बोतल पर ठहरी, जैसे वे इसके रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हों। राहुल ने राहत की सांस ली। वह इस दवा की ताकत को अपनी आंखों से देख चुका था, ये चमत्कार से कम नहीं थी। उसकी नजरें रमेश पर ठहर गईं, और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। खांसी। उस समय पास में बैठी दया खांस पड़ी। उनकी आवाज हवा में हल्के से गूंजी। राहुल का ध्यान तुरंत उनकी ओर गया। माँ, आपको क्या हुआ? उसकी आवाज में चिंता थी, जैसे कोई बेटा अपनी माँ की हर सांस को महसूस करता हो। कुछ नहीं, पिछले 2 दिनों से थोड़ा सर्दी है, बस कुछ दवा ले लूंगी, दया ने कहा। उनकी आवाज हल्की थी, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। मगर राहुल की आंखों में एक गहरी फिक्र उभर आई। उसने सिस्टम से 1 करोड़ में एक और बोतल मेडिकल पानी खरीदा। इन सालों में उसकी माँ ने परिवार के लिए सुबह से रात तक मेहनत की थी। उसे डर था कि उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां जमा हो गई होंगी। ये बोतल मेडिकल पानी उनके लिए एक उम्मीद थी। माँ, आप भी एक बोतल पी लीजिए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कोमल अनुरोध था। दया की भौहें सिकुड़ गईं। ये तुम्हारे पिताजी की सर्जरी की चोट के लिए नहीं था। मुझे क्यों पीना चाहिए? उनकी नजरें बोतल पर ठहर गईं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल ये दवा नहीं है। यह एक टॉनिक है जो आपके शरीर को मजबूत करने के लिए है। जब आपका शरीर मजबूत हो जाता है तो चोटें और बीमारियां अपने आप तेजी से ठीक हो जाती हैं। उसकी आवाज में एक भरोसा था जो दया को सोचने पर मजबूर कर गया। दया ने एक पल सोचा, फिर उन्होंने बोतल ली और धीरे से कहा, ऐसा है तो मैं भी एक पी लेती हूँ। पानी उनके होठों तक पहुंचा और उनकी नजरें राहुल पर ठहर गईं, जैसे वे उसकी फिक्र को महसूस कर रही हों। राहुल ने देखा कि उसके माता पिता दोनों ने मेडिकल पानी पी लिया। उसका दिल हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसने उनके साथ कुछ देर बातें की, साधारण बातें जो घर की दीवारों में गर्मी भर रही थीं। फिर वह नहाने चला गया। गर्म पानी की बौछारों ने उसकी सारी थकान को धो दिया और वह बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हुईं और नींद ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। रात गहरी हो चली थी। बाहर ठंडी हवा तेज हो गई और पेड़ों की शाखाएं इधर उधर हिलने लगी, जैसे कोई पुराना गीत हवा में गुनगुना रहा हो। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बूंदें खिड़कियों पर टकरा रही थीं, जैसे आसमान अपने सारे आंसू एक साथ बहा रहा हो। दया ने चिंता से कहा, इस मौसम का क्या हाल है? फिर से बारिश हो रही है। रमेश, तुम्हारा पेट दुख रहा है। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी की बोतल लाऊं। सर्जरी के बाद से जब भी हवा और बारिश होती थी, रमेश असहज होकर करवटें बदलते रहते थे। नींद उनके पास नहीं आती थी। उनकी आवाज में एक माँ की फिक्र थी। सोने की तैयारी कर रहे रमेश ने हैरानी से कहा, बारिश हो रही है? मुझे तो बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा। उनकी आवाज में एक अनजाना आश्चर्य था, जैसे कोई पुराना दर्द अचानक गायब हो गया हो। दर्द नहीं हो रहा? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? दया की नजरें उन पर ठहर गईं। उनकी आवाज में शक था। सच में नहीं हो रहा? अरे, यह क्या हो रहा है? रमेश ने आश्चर्य से कहा और अपनी कमीज उठाई। मेरे पेट पर सर्जरी का निशान गायब हो गया है। उनकी आवाज में एक बच्चे सी उत्तेजना थी। गायब हो गया? दया ने पास आकर छुआ। उनकी उंगलियां रमेश के पेट पर हल्के से फिरीं। मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं लाइट चालू करती हूँ।
रोशनी कमरे में फैल गई। दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके मुंह आधे खुले रह गए। गायब हो गया, सच में गायब हो गया। कुछ समय पहले सर्जरी हुई थी और पेट में एक लंबा छेद बन गया था। इतने कम समय में ये ठीक होकर पूरी तरह गायब कैसे हो गया? ये नामुमकिन था। उनकी सांसें तेज हो गईं, जैसे वे किसी चमत्कार को देख रहे हों। थोड़ी देर बाद दया को कुछ समझ आया। उनकी नजरें रमेश पर ठहर गईं। मेरी आंखें अब दूर की कमजोरी नहीं लग रही। उनकी आवाज में एक अनजानी खुशी थी। यह जरूर वह बोतल टॉनिक होगी जो राहुल ने हमें अभी दी थी, रमेश ने कहा। उनकी आवाज में विश्वास था, जैसे उन्हें जवाब मिल गया हो। एक बोतल टॉनिक ने तुम्हारी सर्जरी की चोट ठीक कर दी और मेरी दूर की कमजोरी भी। ये कैसा टॉनिक है? क्या यह इतना कमाल का है? दया की आंखों में सवाल नाच रहे थे और उनकी नजरें उस खाली बोतल की ओर चली गईं जो टेबल पर पड़ी थी। चलो राहुल से पूछते हैं, रमेश ने कहा और उठने लगे। उनकी आवाज में एक उत्साह था। दया ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह अभी सो गया है, सुबह पूछना भी देर नहीं होगी। उनकी आवाज में एक माँ की कोमलता थी। ठीक है, रमेश ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल इस टॉनिक ने न सिर्फ मेरी सर्जरी की चोट ठीक की, बल्कि मुझे फिर से खड़ा भी कर दिया। उनकी आंखों में एक शरारत चमक रही थी। दया ने उनकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम गंभीर नहीं हो। उनकी हंसी कमरे में गूंज उठी। उस रात बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टकराती रहीं और बिस्तर की चरमराहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। बाहर का शोर और अंदर की गर्मी एक साथ गूंज रहे थे, जैसे कोई पुराना गीत फिर से जीवंत हो उठा हो। सुबह की पहली किरणें खिड़कियों से छनकर कमरे में फैल रही थीं। रात भर की बारिश ने बाहर की शाखाओं को हरा भरा कर दिया था। वे चमकदार और बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जैसे प्रकृति ने उन्हें एक नया जीवन दे दिया हो। राहुल शर्मा ने खिड़की खोली और एक ठंडी हवा अंदर दौड़ाई जो उसके चेहरे को सहला रही थी। उसका पूरा शरीर तरोताजा हो गया, जैसे नींद की थकान हवा में घुल गई हो। लिविंग रूम में हरे प्याज के पराठों और सुगंधित नूडल्स की खुशबू फैली हुई थी, जो घर को एक सुहानी सुबह की गर्मी दे रही थी। दया शर्मा ने राहुल को देखा और उनकी आंखों में एक ममता भरी चमक उभरी। राहुल, जाओ और धो लो, नूडल्स ठंडे हो जाएंगे। उनकी आवाज में एक कोमल चिंता थी, जैसे हर माँ अपने बच्चे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हो। ठीक है, राहुल ने जवाब दिया। उसकी आवाज में घर की गर्मी घुली हुई थी, जैसे वह हर शब्द में अपने माता पिता के प्यार को महसूस कर रहा हो। पानी की धारा की हल्की आवाज बाथरूम से गूंजी और कुछ ही पलों में राहुल बाहर आया। उसने नूडल्स का एक बड़ा कौर सीधे मुंह में डाला। स्वाद उसकी जीभ पर फैल गया और उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक लहर दौड़ गई। हर काट में माँ के हाथों की मेहनत का एहसास था, जो उसे बचपन की यादों में ले जा रहा था। उस समय रमेश शर्मा ने आखिरकार अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। राहुल, तुमने हमें कल रात जो टॉनिक दिया था, वह क्या था? उनकी आवाज में एक गहरी उत्सुकता थी, जैसे कोई पुराना रहस्य उनके सामने खुलने वाला हो। मेरे शरीर की चोटें और तुम्हारी माँ की भी सब ठीक हो गई लगती हैं। और ऐसा लगता है हम 10 साल से ज्यादा जवान हो गए। दया ने कुछ जोड़ा। उनका पुराना चेहरा शायद ही कभी इतना लाल हुआ हो। फिर वे चुपचाप राहुल को उत्सुक नजरों से देखने लगी, जैसे कोई जवाब का इंतजार कर रही हो। उनकी आंखों में एक चमक थी, जो रात के उस चमत्कार को फिर से महसूस कर रही थी। राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये एक नया विकसित टॉनिक है और यह अभी बहुत दुर्लभ है। उसकी आवाज में एक सादगी थी, जैसे वह कोई बड़ा रहस्य नहीं बता रहा हो। मगर उसकी नजरें अपने माता पिता के चेहरों पर ठहर गईं और उसे उनकी खुशी देखकर एक गहरी संतुष्टि हुई। रमेश और दया ने सोच में पड़कर सिर हिलाया। उनके चेहरों पर एक हल्का संदेह था, मगर वे आगे कुछ नहीं पूछे। नाश्ते के बाद दया मूल रूप से खरीदारी के लिए जाना चाहती थी, लेकिन राहुल ने उनकी ओर देखा और कहा, माँ आप घर पर आराम करो, मैं सब्जी मंडी से सामान ले आता हूँ। उसकी आवाज में एक प्यार भरी सख्ती थी, जो दया को रुकने पर मजबूर कर गई। सब्जी मंडी में सुबह की चहल पहल अपने चरम पर थी। हवा में ताज़ा सब्जियों की महक फैली हुई थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे। राहुल ने बहुत सारा मांस, सब्जियां और मछली खरीदी। उसके हाथों में बड़े छोटे बैग लटक रहे थे और वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी सामने एक परिचित चेहरा उभरा, एक ऐसा चेहरा जो उसे अतीत की गलियों में ले गया। क्या तुम विक्रम गुप्ता हो? राहुल ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक पुरानी याद की गूंज थी। राहुल शर्मा। सामने वाले युवक की आंखों में हैरानी चमक उठी। हाँ, सच में तुम हो, यहाँ मिलना अप्रत्याशित है, राहुल ने खुशी से कहा। उसकी आवाज में एक पुरानी दोस्ती की गर्मी थी। विक्रम गुप्ता राहुल का जूनियर हाई स्कूल का सहपाठी था और उन दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि समय की दूरी भी उसे मिटा नहीं पाई थी। दुर्भाग्य से उस जमाने में न मोबाइल फोन थे, न QQ, न वीचैट। संपर्क टूट गया था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं भी हैरान हूँ। उसकी आवाज में एक पुरानी याद की मिठास थी।
पास में खड़ी एक मध्यम कद की महिला ने पूछा, विक्रम, ये कौन है? उसकी नजरें राहुल पर ठहर गईं। ओह, ये राहुल शर्मा है, मेरा जूनियर हाई स्कूल का सहपाठी। उस समय हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, विक्रम ने परिचय दिया। राहुल, यह मेरी पत्नी गरिमा गुप्ता है। गरिमा ने अचानक कहा, तो यह विक्रम का अच्छा दोस्त है। आपसे मिलकर खुशी हुई। उसकी आवाज में एक उत्साह था। थोड़ा रुककर उसने कहा, वैसे विक्रम और मेरी अगले रविवार को शादी है। आपको उस समय जरूर आना चाहिए और मजे करना चाहिए। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसका और राहुल का रिश्ता पहले बहुत अच्छा था, लेकिन इतने सालों तक कोई संपर्क नहीं रहा। अब अचानक मिलते ही उसे शादी में बुलाना और समारोह में शामिल होने की बात करना, विक्रम को लगा जैसे वह राहुल के उपहार पैसे का लालच कर रहा हो। यह एहसास उसे बेचैन कर रहा था। राहुल ने विक्रम के चेहरे पर बदलाव देखा। एक पल सोचने के बाद उसे कारण समझ आ गया। उसे उपहार पैसे की परवाह नहीं थी, उसके लिए ये छोटी बात थी। लेकिन उसे सच में नहीं पता था कि अगले रविवार को उसके पास समय होगा या नहीं। राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता की तारीख उसके दिमाग में एक सवाल की तरह घूम रही थी। अगर अगले रविवार को मेरे पास समय हुआ तो मैं जरूर आऊंगा, राहुल ने सोचकर कहा। उसकी आवाज में एक दोस्ताना वादा था। गरिमा ने खुशी से कहा, ठीक है, तो ये तय रहा। वैसे विक्रम, तुम्हारे पास संपर्क जानकारी है? विक्रम थोड़ा अनिच्छुक था। इस समय राहुल से संपर्क का कोई तरीका न होना और भी बुरा लग रहा था। उसने सिर हिलाया और दोनों ने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। राहुल बैग उठाकर घर लौट आया। घर में रिया शर्मा सोफे पर बैठी मोबाइल फोन से खेल रही थी। राहुल को देखते ही वह उछल पड़ी और चिल्लाए, भाई, तुमने पहले से क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? मुझे पता होता तो मैं कल रात स्वाध्याय के बाद सीधे घर आ जाती। उसकी आवाज में एक बहन का प्यार और नाराजगी का मिश्रण था। जयपुर नंबर 1 स्कूल में पढ़ाई बहुत सख्त थी। रविवार की छुट्टी के अलावा हर दिन शाम को स्वाध्याय करना पड़ता था, जो रात 10 बजे तक चलता था। इसलिए ज्यादातर छात्र सोमवार से शनिवार तक स्कूल में रहते थे और रविवार को घर जाते थे। रिया भी उनमें से एक थी। राहुल ने रिया का सुंदर चेहरा धीरे से दबाया और कहा, फिर से पतली हो गई हो रिया, तुम्हें सच में बहुत खाना चाहिए, अब तो बहुत ज्यादा दब रहा हूँ। उसकी आवाज में एक भाई की चिंता थी। भाई, इसे तरबूजी चेहरा कहते हैं। रिया ने विरोध किया। उसकी आंखों में एक नन्ही शरारत चमक रही थी। दोपहर में पूरा परिवार खाना पकाने और तलने में जुट गया। हंसी मजाक और बातों की गूंज से घर एक उत्सव की तरह लग रहा था। जब राहुल हरी मिर्च के साथ मांस की एक स्लाइस लिविंग रूम की मेज पर लाया तो ठीक 12 बजे थे। उसकी जेब में मोबाइल फोन हल्के से हिला। लाल लिफाफा आया। डिंग, बधाई हो, 2 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 2000 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, 10 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 1000 रुपये मिले। आज सब नकद लाल लिफाफे थे और कुल 30,507 रुपये मिले। राहुल को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने फोन वापस जेब में डाल दिया, जैसे ये कोई साधारण बात हो। जल्द ही स्वादिष्ट खाने की एक बड़ी मेज तैयार हो गई। परिवार मेज के चारों ओर बैठा और बहुत खुशी से खाया। हर कौर में प्यार का स्वाद था, जो उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहा था। राहुल मूल रूप से घर पर थोड़ा और रुकना चाहता था, लेकिन रमेश और दया को चिंता थी कि बहुत देर तक गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं होगा। जल्दी जयपुर विश्वविद्यालय लौट जाओ, रमेश ने कहा। उनकी आवाज में एक पिता की फिक्र थी। अल्पविराम। जयपुर विश्वविद्यालय में राहुल हॉस्टल 104 में घुसा। मोहन शर्मा अपनी किताबें पैक कर रहा था। उसकी उंगलियां किताबों पर नाच रही थीं। राजेश गुप्ता ने खुशी से कहा, भाई राहुल, तुम ठीक समय पर लौटे। मैंने आज अपनी चचेरी बहन के साथ रात के खाने का इंतजाम किया है और मैं मोहन शर्मा और अमित शर्मा के साथ जा रहा हूँ। उसकी आंखों में एक शरारत थी। लगता है मैं सच में जल्दी लौट आया, उतना अच्छा नहीं जितना हो सकता था, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हल्का मजाक था। अमित शर्मा ने कहा, भाई राहुल, क्या तुम्हें पता है, राजेश की चचेरी बहन एक इंटरनेट सेलिब्रिटी निकली। उसकी आवाज में उत्साह था। सच में? राहुल थोड़ा हैरान था। आखिरकार राजेश गुप्ता का मोटापा किसी से छुपा नहीं था। उसकी चचेरी बहन शायद उससे बहुत बेहतर नहीं होगी, है न? फिर भी इंटरनेट सेलिब्रिटी। राजेश को राहुल के विचार समझ आ गए। उसने कहा, मुझे इतना मोटा मत देखो, लेकिन मेरी चचेरी बहन का फिगर बहुत अच्छा है। चलो, तुम बाद में पता चल जाएगा। ये कहते हुए वह पहले बाहर चला गया। उसकी चाल में एक गर्व था। मूल रूप से राजेश, अमित और मोहन टैक्सी लेकर खाने जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब राहुल के साथ इतनी परेशानी की जरूरत नहीं थी। राहुल ने मर्सिडीज बेंज बिग जी को सीधे चलाया और राजेश ने जो जगह बताई उसके अनुसार तेजी से आगे बढ़ गया। यह एक बड़ा हुनन रेस्तरां था। मसालों की तेज खुशबू हवा में फैली हुई थी।
राजेश ने कार की खिड़की खोली और दूर देखा। एक गुलाबी टी शर्ट पहने एक युवती मोबाइल फोन से खेलते हुए चल रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, सृष्टि, सृष्टि गुप्ता। जब उस युवती ने सुना तो वह मुड़कर देखने लगी। अगले ही पल मोटे फाउंडेशन से ढका उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वह दौड़ती हुई आई और कहा, हे भगवान, बिग जी, भाई तुम मर्सिडीज बेंज बिग जी से यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज में एक बच्चे सी खुशी थी। राजेश कार से उतरा और गर्व से कहा, यह मेरे रूममेट राहुल शर्मा की कार है। उस समय राहुल भी कार से उतर गया। सृष्टि के चेहरे पर पहले थोड़ा संदेह दिखा। अगले ही पल उसकी आंखें गोल हो गईं और वह चिल्लाई, तो ये तुम हो? उसकी आवाज में एक पहचान की चमक थी। हुनन रेस्तरां के बाहर हवा में मसालों की तेज खुशबू तैर रही थी। राजेश गुप्ता, अमित शर्मा और मोहन शर्मा की नजरें राहुल शर्मा पर टिक गईं। उनकी आंखों में संदेह था, जैसे वे बिना बोले पूछ रहे हो, क्या तुम उसे जानते हो? राहुल ने सृष्टि गुप्ता को बेहद हैरानी भरी नजरों से देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने धीरे से कहा, हम जानते हैं। उसकी आवाज में एक अनजानापन था, जैसे वह किसी पुरानी याद को टटोल रहा हो। अप्रत्याशित रूप से, तुम इतनी जल्दी भूल गए? कुछ समय पहले हम शीतल रेस्तरां के सामने मिले थे। उस समय तुम लैम्बोर्गिनी चला रहे थे। सृष्टि ने उत्साह से कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह उस पल को फिर से जी रही हो। उसकी आवाज हवा में लहरा रही थी। राहुल ने उसके मोटे फाउंडेशन से ढके चेहरे को देखा। उसका दिमाग तेजी से अतीत में गया और उसे वह इंटरनेट सेलिब्रिटी लड़की याद आई जो उस दिन उसकी कार के सामने खड़ी थी, पोज दे रही थी। क्या तुम वही हो जो मेरी कार के सामने खड़ी थी? वह महिला? राहुल ने थोड़े संकोच के साथ पूछा। उसकी नजरें सृष्टि पर ठहर गईं। हाँ, यह मैं हूँ। सृष्टि की आवाज में खुशी झलक रही थी। राहुल का उसे याद करना उसके लिए एक छोटी जीत की तरह था। उसकी मुस्कान हवा में खिल गई। पास में खड़े राजेश ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? मैं उलझन में हूँ। उसकी आवाज में एक दोस्ताना जिज्ञासा थी। मोहन और अमित की नजरें भी राहुल पर टिकी थीं, जैसे वे किसी रहस्य का जवाब ढूंढ रहे हों। सृष्टि ने समझाया, उस दिन मैंने एक शानदार लैम्बोर्गिनी देखी तो मैं खुशी से उसके साथ तस्वीरें लेने गई और लाइव प्रसारण करना चाहती थी। उसकी आवाज में एक उत्साह था, जैसे वह उस पल की चमक को फिर से महसूस कर रही हो। नतीजतन मैं कुछ तस्वीरें ले पाती उससे पहले वह आ गया। मुझे लगा वह हैंडसम है और लग्जरी कार चलाता है, तो मैं उसका वीचैट आईडी लेना चाहती थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस चला गया। यहाँ तक कहते हुए सृष्टि का चेहरा नाराजगी से भर गया, जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा चीज खोने की शिकायत कर रहा हो। राहुल थोड़ा असहज हुआ। उसने हल्के से सिर झुकाया और कहा, मैंने उस समय साफ नहीं सुना। उसकी आवाज में एक हल्की माफी थी। सच में? अब तुम साफ सुन सकते हो? क्या हम वीचैट जोड़ सकते हैं? सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक उम्मीद चमक रही थी, जैसे वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। कोई दिक्कत नहीं, राहुल ने कहा। उसने फोन निकाला और वीचैट खोला। डी की हल्की आवाज हवा में गूंजी और सृष्टि का चेहरा खिल उठा, जैसे उसने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। सृष्टि ने फिर पूछा, वैसे पिछले बार तो लैम्बोर्गिनी थी, अब ये बिग जी कैसे हो गई? उसकी आवाज में एक मासूम जिज्ञासा थी और उसकी नजरें मर्सिडीज बेंज बिग जी पर ठहर गईं। राहुल के जवाब देने से पहले अमित ने बीच में कहा, भाई राहुल ने कहा कि वह उसकी कमर बर्बाद कर रही थी। फिर उसने 3 मिनट में एक बिग जी खरीद लिया। तस्क तस्क, मैं कपड़े भी इतनी जल्दी नहीं खरीद सकता। उसकी आवाज में एक दोस्ताना मजाक था और उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। 3 मिनट में बिग जी खरीद लिया। सृष्टि का मुंह खुला रह गया। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वह कारों को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन यह समझती थी कि मर्सिडीज बेंज बिग जी की कीमत लाखों में है। 3 मिनट में लाखों खर्च करना, ये शानदारी उसे चौंका रही थी। उसकी नजरें राहुल पर ठहर गईं, जैसे वह उसे फिर से समझना चाहती हो। राजेश ने कहा, ठीक है, बाहर खड़े क्या कर रहे हो? पहले अंदर चलो और खाते हुए बात करते हैं। ये कहते हुए वह पहले अंदर चला गया। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था, जैसे वह इस पल का मालिक हो। हुनन रेस्तरां में मसालों की तेज खुशबू हवा में तैर रही थी। कई लोग खाते और बात करते रहे और माहौल हल्का और खुशहाल हो गया। ये भोजन रात 8 बजे तक चला और धीरे धीरे खत्म हुआ। मसालों का स्वाद अभी भी उनकी जीभ पर बरकरार था। राहुल और बाकी लोग फिर से बिग जी के सामने आए। सृष्टि ने कहा, कार में चढ़ने का इंतजार करो, मैं लाइव प्रसारण शुरू करूंगी। उसकी आवाज में एक उत्साह था। वह आमतौर पर रात में लाइव करती थी, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन होते थे। आज मर्सिडीज बेंज बिग जी का मौका था और वह इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। सृष्टि ने अपनी कमर के बैकपैक को खोला, उसमें से कॉस्मेटिक मिरर, लिपस्टिक और फाउंडेशन निकाला और जल्दी से तैयार हुई। उसकी उंगलियां तेजी से चलीं और उसका चेहरा और चमकदार हो गया।
राहुल ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि इतना सामान साथ लाती हो। उसकी आवाज में एक हल्का मजाक था। बेशक, ये मेरे खाने के साधन हैं, सृष्टि ने गर्व से कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह अपनी दुनिया की रानी हो। उसने लाइव खाते में लॉग इन किया और फोन को सेल्फी स्टिक से सहारा दिया। सृष्टि की पांचों इंद्रियां ठीक थीं, लेकिन लाइव प्रसारण के सौंदर्य प्रभाव ने उसे और भी युवा और सुंदर बना दिया था। उसका चेहरा स्क्रीन पर खिल उठा। लाइव शुरू होने के थोड़े समय बाद बैरेज स्क्रॉल होने लगा। असली में, सृष्टि आज इतनी देर से लाइव क्यों हुई? मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। पागल, मेरी बड़ी तलवार जल्दी में है। वसंत जल की ध्वनि। सृष्टि आज फिर से लाइव प्रसारण बदल दिया लगता है। बाहर कार में रोमांचक। छोटा सफेद सृष्टि एक मर्सिडीज बेंज बिग जी में लगती है। क्या उसे कोई बड़ा धनवान ले जाएगा? अल्पविराम। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लाइव प्रसारण कक्ष में सभी का स्वागत है। माफ करें, आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। आज मैं देर से इसलिए थी क्योंकि मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाले भाई और उसके सहपाठियों के साथ खाना खा रही थी। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो हवा में घुल रही थी। बात करते हुए उसने कैमरा धीरे से राजेश की ओर घुमाया। यह मेरा भाई है, सृष्टि ने परिचय दिया। हाय, राजेश ने कैमरे को नमस्ते कहा। यह उसका पहला लाइव प्रसारण था और वह थोड़ा उत्साहित और घबराया हुआ था। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। लाइव कक्ष में बैरेज फिर से स्क्रॉल होने लगा। पागल, सृष्टि का भाई सच में मोटा है, सृष्टि से बहुत अलग। बहता पानी परिवार। मुझे थोड़ी चिंता थी कि मेरी बहन भविष्य में बदसूरत होगी, लेकिन अब राहत मिली। अल्पविराम। राजेश ने इन बैरेज को देखा और उसके चेहरे पर एक काली रेखा उभर आई। ये शब्द क्या मतलब रखते हैं? क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? उसने मन में सोचा और उसकी नजरें स्क्रीन पर ठहर गईं। सृष्टि ने कैमरा मोहन और अमित की ओर घुमाया। ये मेरे भाई के सहपाठी हैं, उसने परिचय दिया। हाय। मोहन और अमित ने एक एक करके अभिवादन किया। उनकी आवाजें हल्की थीं, जैसे वे इस नए अनुभव से थोड़े असहज हों। जब सृष्टि ने कैमरा राहुल की ओर घुमाया, राहुल ने धीरे से कहा, मेरा चेहरा मत दिखाओ। उसकी आवाज में एक हल्की सख्ती थी, जैसे वह अपनी निजता को बचाना चाहता हो। सृष्टि ने यह सुना और अपनी कलाई को थोड़ा नीचे दबाया। केवल राहुल का निचला शरीर लाइव कक्ष में रिकॉर्ड हुआ। ये भी मेरे भाई का सहपाठी है और मेरे पास की मर्सिडीज बेंज बिग जी उसकी कार है, सृष्टि ने कहा। उसकी आवाज में एक गर्व था, जैसे वह किसी खास चीज का हिस्सा हो। इस बार लाइव कक्ष में बैरेज की बाढ़ आ गई। छोटे शहरों के लोग, हे भगवान, सृष्टि के भाई के सहपाठी बहुत धनवान हैं, है न? स्कूल में बिग जी चला सकते हैं। गरीब लड़का, ये धनवान बिग जी चलाता है। सृष्टि, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। बुद्धिमान, अगर 5 तत्वों में पानी की कमी हो तो नाम में पानी जोड़ा जाता है। अगर उसने बिग जी खरीदी तो इसका मतलब है कि उसे बिग जी की कमी थी। अमित XX। सृष्टि, मुझे देखने दो कि यह धनवान कैसा दिखता है। अल्पविराम। सृष्टि ने बैरेज पर खबरें देखी, कभी कुछ शब्दों का जवाब दिया, कभी चेक की। उसकी आवाज हल्की और आरामदायक थी, जैसे वह इस माहौल की मालकिन हो। पास में खड़े अमित ने कहा, मेरे शार्क खाते में कुछ सोने के सिक्के हैं, मैं सृष्टि की लोकप्रियता बढ़ाऊंगा। उसने फोन निकाला और सृष्टि के लाइव कक्ष में घुस गया। राजेश और मोहन ने भी अपने फोन निकाले। या तो छोटे उपहार भेजे या बैरेज स्क्रॉल किए और अपनी पूरी कोशिश से लोकप्रियता बढ़ाने में मदद की। उनकी उंगलियां स्क्रीन पर नाच रही थीं। राहुल ने तीनों को देखा। उसकी नजरें एक पल को ठहरी, फिर उसने भी फोन निकाला और सृष्टि के लाइव कक्ष में घुस गया। तभी एक चमकदार सुनहरा संकेत संदेश स्क्रीन पर उभरा। सम्राट मजदूर को स्वागत है, लाइव प्रसारण कक्ष में आए। वाह, ये खबर आते ही पूरा लाइव कक्ष उबल पड़ा। ढोंगी की नम्रता, क्या बात है। लाइव कक्ष में एक सम्राट आ गया, पहाड़ पर जैसे आग, और वह अभी भी पवित्र मजदूर है। अधूरी यादें, मजदूर के रूप में काम करना, मजदूर की आत्मा, मजदूर का मालिक। भाइयों, जल्दी 666 दबाओ। बिगड़ा हुआ युवा 666, ठंडा खून अंधेरी रात 666। अल्पविराम। अचानक पूरी स्क्रीन अनगिनत 666 से ढक गई। मूल रूप से 100 लोग थे, लेकिन ऑनलाइन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ गई। कुछ गिलास शराब, क्या बात है, ये सच में मजदूर है। हवा में हैंडसम लड़का, मजदूर शेनहाओं को देखते हुए। एक नजर डालो, देखते हुए। अल्पविराम। सिर्फ 1 मिनट में सृष्टि का लाइव कक्ष हजारों लोगों तक पहुंच गया। व्यक्ति का नाम, पेड़ की छाया। भले ही मजदूर ने कोई संदेश न भेजा, न इनाम दिया, लेकिन उसकी मौजूदगी ही केंद्र थी। यह मजदूर शेनहाओ था। हुनन रेस्तरां के बाहर की हवा में मसालों की खुशबू अभी भी बरकरार थी। सृष्टि गुप्ता ने अपने फोन की स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल होते बैरेज और बढ़ते डेटा को देखा और उसकी सांसें थम गईं। उसका लाइव प्रसारण कभी इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था।
ये बस शुरुआत थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा डिजिटल आसमान उसके लिए चमक रहा हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा स्तब्धता से भर गया, जैसे वह किसी सपने में खो गई हो। पास में खड़े राजेश गुप्ता ने उसे हल्के से झकझोरा। सृष्टि, तुम क्या सोच में पड़ गई हो? मजदूर शेनहाओ का स्वागत नहीं करोगी? उसकी आवाज में एक दोस्ताना सलाह थी। उसने खुद देखा था कि मजदूर शेनहाओ कितना शानदार है, उसे खुश करना इनाम की चाबी हो सकता था। सृष्टि, लाइव प्रसारण की दुनिया की एक खिलाड़ी के रूप में राजेश से बेहतर जानती थी कि मजदूर की ताकत क्या है। कुछ दिन पहले मजदूर शेनहाओ ने 10 मिनट में 3000 रॉकेट फेंके थे, एक ऐसा कारनामा जिसने पूरे लाइव उद्योग को हिला दिया था। इसने शिखा शर्मा को, जो पहले गुमनाम थी, शार्क मंच की सबसे लोकप्रिय एंकर बना दिया था। सृष्टि अक्सर सपने देखती थी कि मजदूर उसके कक्ष में आए, और अब ये सच हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इसी वजह से वह इतनी उत्साहित थी कि स्तब्ध रह गई। राजेश की याद दिलाने पर वह होश में आए। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जैसे कोई बच्चा अपनी पहली मिठाई पाकर घबरा जाए। स्वागत है मजदूर शेनहाओ को मेरे लाइव प्रसारण कक्ष में, स्वागत है। उसकी नजरें राहुल पर ठहर गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल ने सृष्टि को देखा, जो उत्साह से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसे हल्का मजा आया। उसकी उंगलियां फोन पर थोड़ा ऑपरेट करने लगी और फिर उसने स्क्रीन पर बेतरतीब ढंग से टैप किया। वाह वाह, 1 फ्रेम, 10 फ्रेम, 30 फ्रेम, 50 फ्रेम, अल्पविराम। घने रॉकेट स्क्रीन पर उड़ने लगे। रॉकेट की मूसलाधार बारिश ने पूरे लाइव कक्ष को प्रभावित कर दिया। बैरेज पागलपन से स्क्रॉल होने लगे, जैसे कोई नदी अपने किनारों को तोड़कर बह रही हो। बहुत हैंडसम है, शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद मजदूर शेनहाओ फिर से अमानवीय होने लगा। मेढक राजकुमार, शानदार, मोटरसाइकिल पर सुंदरता की तलाश, मजदूर के रूप में काम करना, मजदूर की आत्मा, मजदूर का मालिक। मजदूर शेनहाओ, कमाल। अल्पविराम। ज्यादातर बैरेज 666 थे। रॉकेट बारिश के बाद सृष्टि के कक्ष की लोकप्रियता आसमान छू गई। ऑनलाइन लोग 10,000, 10,000, 1 लाख से ज्यादा हो गए। तभी कुछ लोकप्रिय एंकर दिखाई दिए। चांद पर शाखाएं, ये शिखा शर्मा है, शिखा शर्मा आ गई। शीतकालीन तरबूज, आहा, आकांक्षा शर्मा आ गई। सबका ध्यान मीरा शर्मा है, मीरा शर्मा भी आ गई। अल्पविराम। मीरा शर्मा, मजदूर शेनहाओ, मैंने हाल ही में कुछ अच्छे गाने सीखे हैं। आप मेरे कक्ष में कब आएंगे? मैं आपके लिए गाऊंगी। आकांक्षा शर्मा, मैंने भी कुछ अच्छे गाने सीखे हैं, आप कभी भी सुन सकते हैं। शिखा शर्मा, मजदूर शेनहाओ से बहुत समय से नहीं मिली। जिंदगी में कितने तारांकन 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 हैं, आहा। मीरा शर्मा, आकांक्षा शर्मा और शिखा शर्मा एक साथ, ये मेरे पसंदीदा एंकर हैं, कमाल। ससुर, जीवनकाल में, ये जीवनकाल है। मेरे पास नववर्ष का पैसा है, वे सब मजदूर शेनहाओ की वजह से यहाँ हैं। मजदूर शेनहाओ, कमाल, टूटी आवाज। अल्पविराम। अमित शर्मा, राजेश गुप्ता और सृष्टि गुप्ता फोन स्क्रीन को एकटक देखते रहे। उनके मुंह से आहें निकल रही थीं, जैसे वे किसी चमत्कार को जी रहे हों। 400 रॉकेट, 410 रॉकेट, 420 रॉकेट। अल्पविराम। ये बहुत हैरान करने वाला था। मोहन शर्मा ने घने बैरेज और उड़ते रॉकेटों को देखा और उसे चक्कर आने लगा। उसने अपनी गर्दन हिलाई और राहुल को स्क्रीन पर टैप करते देखा। सफलतापूर्वक एक रॉकेट भेंट किया, बार बार दिख रहा था। तभी उसने राहुल की आईडी देखी, मजदूर। भाई राहुल, क्या तुम ही मजदूर शेनहाओ हो? मोहन ने हैरानी से पूछा। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। ये सुनते ही राजेश, अमित और सृष्टि ने राहुल और उसके फोन पर नजरें टिका दी। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वे एक साथ चिल्लाए, भाई राहुल, तुम मजदूर शेनहाओ निकले। क्या बात है भाई राहुल, यह क्या स्थिति है? राहुल ने अपनी नाक छुई और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा से हूँ। उसकी आवाज में एक सादगी थी, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। शांति। पूरा दृश्य अचानक शांत हो गया। हवा में सन्नाटा ठहर गया, जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। राजेश और अमित मदद नहीं कर सके, लेकिन मजदूर शेनहाओ की पहली घटना को याद किया, जैसे कि यह हॉस्टल में शिखा शर्मा का लाइव प्रसारण देखने की वजह से हुआ था। तो ये बात थी। वे शांत थे, लेकिन लाइव कक्ष और उबल रहा था। अनगिनत बैरेज एक तेज बहती नदी की तरह बाहर निकल रहे थे। बिंग झींगा, मैंने क्या सुना? मजदूर शेनहाओ सृष्टि के पास है। अजनबी, सृष्टि, हमें मजदूर शेनहाओ को देखने दो। रात्रिपाली का किंवदंती, लाइव जाओ और मजदूर शेनहाओ को दिखाओ। अल्पविराम। उस समय सृष्टि लाइव कक्ष में बैरेज देखने नहीं गई। उसका मुंह आधा खुला था और वह पूरी तरह स्तब्ध थी। मजदूर शेनहाओ, जिसके बारे में वह सोचती थी, उसके भाई का सहपाठी निकला। अब उसके पास ही मौजूद था। उसकी सांसें तेज हो गईं।
सृष्टि को अचानक याद आया कि अमित ने अभी कहा था कि राहुल ने मर्सिडीज बेंज बिग जी को सिर्फ 3 मिनट में खरीद लिया था। उस समय उसे थोड़ा अतिशयोक्ति लगा था। अब लग रहा था कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, क्योंकि वह मजदूर शेनहाव था। उसकी नजरें राहुल पर ठहर गईं, जैसे वह उसे फिर से समझना चाहती हो। राजेश ने अपनी आंखों से ऐसा देखा जैसे उसने कोई मूर्ति देखी हो। भाई राहुल, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम मजदूर शेनहाव हो? उसकी आवाज में उत्साह था, जैसे कोई बच्चा अपने हीरो से मिलकर चहक रहा हो। ये ठीक है न? राहुल ने कहा। वैसे भी तुमने पूछा नहीं। उसकी आवाज में एक हल्की शरारत थी। ये ठीक है। ये वह सनसनीखेज मजदूर शेनहाव था जिसने पूरे शार्क लाइव प्रसारण को हिला दिया था। सृष्टि आखिरकार होश में आई। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। मजदूर शेनहाव, आपको मुझे इतना इनाम देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बर्बादी है। अगर यह कोई अजनबी शेनहाव होता तो वह सोचती कि जितना ज्यादा उतना बेहतर। मगर राहुल उसके भाई का सहपाठी था और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ समय पहले मैंने गलती से 1 अरब शार्क सिक्के टॉप अप कर दिए थे और मैं सबको इनाम देता हूँ, ये ठीक है? उसकी आवाज में एक लापरवाही थी, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। गलती से 1 अरब शार्क सिक्के टॉप अप कर दिए, ये ठीक है? राजेश, अमित, मोहन और सृष्टि के मुंह खुले रह गए। उनके पास कहने को शब्द नहीं थे। लाइव कक्ष में बैरेज एक बड़ी नदी के टूटे बांध की तरह तेजी से बहने लगा। भाई जी, क्या बात है? गलती से 1 अरब शार्क सिक्के टॉप अप कर दिए। कम खींचो। मैं भी ऐसा लापरवाही करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ताकत इजाजत नहीं देती। मैं ज़ाज़ हुई हूँ, मजदूर शेनहाव के लायक इतना अमानवीय। यादें हमेशा दुखद। माँ ने मुझसे पूछा कि मैं घुटनों पर मोबाइल क्यों खेल रहा हूँ। चेंगडोंग, सृष्टि, मुझे मजदूर शेनहाव को देखने दो। बैरेज में ज्यादातर 666 थे। उस समय सृष्टि को भी याद आया कि वह भी लाइव प्रसारण कर रही थी। उसने जल्दी से कैमरे की ओर इशारा किया और कहा, आज मुझे कुछ काम है। लाइव प्रसारण यहीं खत्म होता है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अलविदा। उसकी आवाज में हल्की जल्दबाजी थी। ये कहने के बाद सृष्टि ने लाखों ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या को नजरअंदाज किया और सीधे लाइव कक्ष बंद कर दिया। मगर भले ही कक्ष बंद हो गया, बैरेज अभी भी स्क्रॉल होते रहे। अंतरिक्ष का देवता, लाइव प्रसारण कैसे बंद कर दिया? अरबों की लड़की का सपना, मेरा शेनहाव कहाँ है? मूर्खतापूर्ण। सृष्टि, हमें मजदूर शेनहाव को देखने दो। अल्पविराम। राहुल ने चारों ओर देखा। सभी की नजरें उस पर टिकी थीं। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसकी आवाज में एक हल्की शरारत थी। अगले ही पल राजेश, अमित और मोहन एक साथ बोले, भाई राहुल को घुटने टेकें। ये कहने के बाद वे एक घुटने पर बैठने लगे, जैसे किसी हीरो को सम्मान दे रहे हों। राहुल को हंसी आ गई। उसकी हंसी हवा में गूंज उठी, जैसे ये पल उसकी जिंदगी का एक नया नोट हो। सुबह का आसमान साफ था, जैसे रात की बारिश ने हर धूल को धोकर एक नई शुरुआत दे दी हो। सूरज की किरणें हल्के सुनहरे रंग में चमक रही थीं और जयपुर की हवा में एक ताजगी थी। सोमवार का कोर्स शेड्यूल बहुत भरा हुआ था। अमित शर्मा, मोहन शर्मा और राजेश गुप्ता सुबह जल्दी क्लासरूम की ओर बढ़ गए। उनकी चाल में जल्दबाजी थी, जैसे वे समय से पहले अपनी किताबों में डूब जाना चाहते हों। उनके कदमों की गूंज हॉस्टल की गलियों में फैल रही थी। राहुल शर्मा ने काउंसलर सुनील यादव को एक संदेश भेजकर छुट्टी मांगी। उसकी उंगलियां फोन पर तेजी से चलीं और संदेश भेजते ही उसकी आंखों में एक चमक उभरी। आज उसकी प्रेमिका प्रिया शर्मा का जन्मदिन था और राहुल उसे एक सरप्राइज देना चाहता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे बड़ी खुशी की तैयारी कर रहा हो। उसने बैग उठाया और सीधे मुंबई के लिए विमान में चढ़ गया। हवा में उड़ते हुए उसकी नजरें खिड़की से बाहर बादलों पर ठहरी और उसके मन में प्रिया का चेहरा नाच रहा था। अल्पविराम। मुंबई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र स्कूल के अनुसंधान कार्यालय में हवा में किताबों की हल्की महक और कागज की सरसराहट भुली हुई थी। एक 40 साल की महिला प्रोफेसर प्रोजेक्टर की ओर इशारा कर रही थी। जटिल चार्ट और केस एक एक करके स्क्रीन पर उभर रहे थे और वह उन्हें विस्तार से समझा रही थी। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे हर शब्द में सालों का अनुभव और ज्ञान बसा हो। उसकी उंगलियां हवा में नाच रही थीं, जैसे वह चार्ट की हर रेखा को जीवंत कर रही हो। नीचे बैठी प्रिया शर्मा तेजी से हिसाब कर रही थी। उसकी उंगलियां कागज पर नाच रही थीं और उसकी आंखें स्क्रीन पर ठहरी थीं। वह बहुत गंभीर थी, जैसे हर नंबर और हर चार्ट उसके लिए एक नई दुनिया हो। कभी कभी वह अपने सहपाठियों से सवाल पूछती थी या समझ न आने वाली समस्या पर हाथ उठाती थी। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी जो उसे बाकियों से अलग करती थी। उसका चेहरा शांत था, मगर उसकी नज़रें एक आग की तरह जल रही थीं, एक ऐसी आग जो मेहनत और लगन से पैदा होती है। प्रिया पढ़ाई में खास प्रतिभाशाली नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और जज्बा उसे यहाँ तक ले आया था। इसी वजह से वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिल हो पाई थी और अब ग्रेजुएट स्कूल में थी।
कई ग्रेजुएट छात्रों में भी प्रिया सबसे बेहतरीन में से एक थी। उसकी मेहनत उसकी ताकत थी और उसकी आंखें उसकी कहानी कह रही थीं, एक ऐसी कहानी जो हर कदम पर मेहनत की स्याही से लिखी गई थी। गंभीर पढ़ाई का समय हमेशा जल्दी बीत जाता था। पलक झपकते ही आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। सूरज की किरणें अब हल्की हो चली थीं और कमरे की रोशनी उसकी जगह ले रही थी। प्रिया ने किताब को गले लगाया, अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए हॉस्टल की ओर बढ़ी। उसकी चाल में थकान थी, मगर उसकी आंखों में अभी भी एक चमक बाकी थी। वह बिस्तर पर बैठ गई और सुस्ताने लगी। उसकी नजरें खिड़की से बाहर ठहर गईं, जहां मुंबई की रोशनी एक नन्हे सपने की तरह चमक रही थी। उसकी रूममेट माया गुप्ता ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है। तुम अभी भी बेवकूफों की तरह क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारा हैंडसम बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं आया? उसकी आवाज में एक हल्की शरारत थी, जैसे वह प्रिया को चिढ़ाना चाहती हो। जया शर्मा ने यह सुना तो तुरंत ध्यान आया। उसने फोन नीचे रखा और कहा, वह कब आएगा? मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वह वाकई उतना परफेक्ट है जितना तुमने बताया। उसकी आंखों में उत्साह था। पिछली बार जब राहुल मुंबई आया था, जया को उसके ट्यूटर ने प्रयोगशाला में ओवरटाइम के लिए खींच लिया था, इसलिए वह उससे कभी नहीं मिली थी। इस दौरान रूममेट्स ने सबसे ज्यादा प्रिया के बॉयफ्रेंड राहुल की बात की थी। उनके मुंह में राहुल लगभग एक देवता बन गया था। जया बहुत पहले से उसे देखना चाहती थी और अब मौका था। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। प्रिया ने उदास स्वर में कहा, कुछ समय पहले राहुल ने राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। हाल ही में उनके स्कूल ने जबरदस्ती प्रशिक्षण शुरू किया है, तो आज वह मुंबई नहीं आ सकता। उसकी आवाज में एक खालीपन था, जैसे कोई उम्मीद हवा में तैरते तैरते थक गई हो। जया, माया और वानी शर्मा ने तुरंत उसकी आवाज में उदासी सुन ली। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार ये प्रिया का राहुल की प्रेमिका के रूप में पहला जन्मदिन था और वह मौजूद नहीं था। उनकी नजरें एक दूसरे से मिलीं और तीनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को इशारा किया। वे नहीं चाहते थे कि प्रिया बहुत उदास हो। माया ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता, ये तो गणित विभाग की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक है। इतना अमीर और हैंडसम और अब एक विद्वान भी। हे भगवान, ये बहुत परफेक्ट है न? प्रशंसा, प्रशंसा। उसकी आवाज में एक नाटकीय उत्साह था, जैसे वह प्रिया को हंसाना चाहती हो। वानी ने अपने फोन को पलटा और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि प्रशिक्षण है। राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता कुछ दिनों में होने वाली है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलीं। स्कूल अलग से प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। मुझे डर है कि यह कोई सामान्य प्रतियोगी नहीं है। अगर उसे प्रांतीय पुरस्कार मिल गया तो ये कमाल होगा। उसकी आंखों में एक चमक थी। जया ने कहा, अगर मेरी राय मानी जाए तो प्रिया के बॉयफ्रेंड का न आना बेहतर होगा। उसने प्रिया की ओर देखा और मुस्कुराए। इस साल हम चारों साथ में जन्मदिन मना सकते हैं। भविष्य में इंटर्नशिप, ग्रेजुएशन, शादी और बच्चे होने के बाद हमें यह मौका कहाँ मिलेगा? हमें इन कुछ पलों को संजोना चाहिए। उसकी आवाज में एक गहरी दोस्ती थी। माया ने सहमति दी, हाँ चलो, पुराना नियम, गरम पतीला कैसा रहेगा? उसने बार बार सिर हिलाया, जैसे वह पहले से ही मसालों की खुशबू महसूस कर रही हो। वानी ने कहा, गरम पतीले की बात करते ही मुझे लगता है कि मुझे गरम पतीले की खुशबू आ रही है। कुछ नहीं, मेरी लार निकलने वाली है। ये कहने के बाद उसने जानबूझकर थूक निगला। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। प्रिया को कैसे नहीं पता कि ये तीनों जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश कर रही हैं। उसकी उदास आंखों में हल्की चमक उभरी। वह उनकी बातों से हंस पड़ी और कहा, ठीक है, चलो गरम पतीला खाने चलते हैं। उसकी हंसी हवा में गूंज उठी, जैसे उदासी की परतें धीरे धीरे छिल रही हों। चारों ने जैसा कहा वैसा किया। थोड़ा साफ सफाई करने के बाद वे बाहर चले गए। उनकी चाल में एक नई ऊर्जा थी, जैसे ये जन्मदिन फिर से खास बनने वाला हो। वे हॉस्टल की सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। तभी एक काले चश्मे वाला युवक दूर से दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें तेज थीं और उसके हाथ में गुलाबों का एक गुलदस्ता था। उसने प्रिया की ओर गुलदस्ता बढ़ाया और कहा, प्रिया, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। उसकी आवाज में एक हल्की घबराहट थी। प्रिया की सुंदरता बहुत ऊंची थी और वह पूरे मुंबई विश्वविद्यालय की स्कूल फूल थी। ऐसा कई बार हो चुका था। उसकी नजरें गुलदस्ते पर ठहरी, मगर उसका चेहरा शांत रहा। उसने सपाट स्वर में कहा, तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हालांकि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है तो मैं इसे नहीं लूंगी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। ये कहकर वह युवक के पास से सीधे आगे बढ़ गई। चारों का समूह आगे बढ़ा। वे हरे भरे रास्ते से गुजरे जहां पेड़ों की छांव हल्के से नाच रही थी। फिर लहराते झील के किनारे से होते हुए वे खुले मैदान में पहुंचे। हवा में हल्की ठंडक थी और मैदान की घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। थोड़ा और आगे बढ़ते ही वे स्कूल के गेट तक पहुंच जाते, जहां बाहर गरम पतीला उनका इंतजार कर रहा था। वाह! तभी आसमान में एक तेज आवाज गूंजी।
हवा बिना वजह तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और उनके कपड़े फड़फड़ा उठे। सबकी हैरान नजरें आसमान की ओर उठीं। तभी चमकीले लाल गुलाब की पंखुड़ियां बारिश की बूंदों की तरह धीरे धीरे नीचे गिरने लगीं। पूरा मैदान गुलाब की बारिश से भर गया। हवा में उनकी खुशबू फैल गई, जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। उसी पल एक चमकदार रोशनी प्रिया पर पड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर आसमान में एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंजी। हवा और तेज हो गई। हेलीकॉप्टर से एक बर्फ सा सफेद पियानो और सफेद सूट में राहुल शर्मा धीरे धीरे नीचे उतरे। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था, जैसे वह इस पल का राजा हो। प्रिया की सांसें थम गईं। राहुल के पैर जमीन पर पड़े और उसकी पतली उंगलियां पियानो के काले सफेद कीज पर नाचने लगीं। सपनों की शादी का संगीत मैदान में गूंज उठा। कभी दूर की धुन, कभी तेज स्वर, हर नोट प्रिया के दिल को छू रहा था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, जैसे वह इस संगीत में डूब रही हो। इस पल में समय थम गया। मैदान में हर नजर राहुल और प्रिया पर ठहर गई। सबके लिए वे बादलों के ऊपर खड़े एक देवता और देवी थे। पक्षियों ने उनके लिए एक पुल बनाया था और तारे उनके चारों ओर चमक रहे थे। ये चमक शानदार थी, इतनी कि लोग बस उन्हें देखते रह गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रिया की आंखों में सारी दुनिया अंधेरी हो गई। केवल राहुल था, एक सूरज की तरह, जो उसकी दुनिया को रोशन कर रहा था। वह उसकी दूर की सुंदर धुन को सुन रही थी। वह पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई थी, जैसे कोई सपना उसे अपनी बाहों में ले गया हो। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसका दिल खुशी से भर गया था। डिंग, सपनों की शादी का आखिरी नोट खत्म हुआ। राहुल ने फिर हैप्पी बर्थडे बजाया। संगीत हवा में गूंज रहा था। फिर वह धीरे से उठा। उसके हाथों में 99 चमकीले लाल गुलाब थे। उसने प्रिया की ओर देखा और गहरे प्यार से कहा, प्रिया, जन्मदिन मुबारक। उसकी आवाज में एक कोमलता थी जो हवा में घुल गई। टपक। प्रिया खुद को रोक नहीं पाए। उसकी आंखों से एक आंसू मोती की तरह लुढ़क गया। फिर वह राहुल की बाहों में झुक गई। उसकी गर्म सांसें राहुल के चेहरे को छू रही थीं। उसने अपने जलते होंठ राहुल के होंठों पर रख दिए। ओ एप्सिलॉन तारांकन, 3 एप्सिलॉन तारांकन, 3 एप्सिलॉन तारांकन। उस पल पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। ताली, ताली। गर्मजोशी की लहर फैल गई। प्रिया मुंबई विश्वविद्यालय की जानी मानी सुंदरता थी, अनगिनत लोगों की देवी। मैदान में कई लोग उसे चाहते थे, मगर इस पल में किसी को राहुल से जलन नहीं हुई। उनकी नजरों में सिर्फ ज़ुफ़ू और प्रशंसा थी, क्योंकि वह इसके लायक था। काफी देर तक होंठ एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। प्रिया शर्मा की सांसें तेज थीं और उसकी आंखें अभी भी राहुल शर्मा की आंखों में डूबी हुई थीं। राहुल ने एक हाथ से प्रिया की कमर को थामा और दूसरे हाथ से हेलीकॉप्टर से लटकी रस्सी की सीढ़ी पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वह प्रिया को दुनिया की हर चीज से बचा लेना चाहता हो। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी और दोनों धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ने लगे। प्रिया ने हवा में नीचे की ओर देखा। मुंबई विश्वविद्यालय का मैदान गुलाब की पंखुड़ियों से ढक गया था, एक लाल समंदर की तरह जो उसकी आंखों में चमक रहा था। उसका पूरा शरीर राहुल की बाहों में पिघल रहा था, जैसे वह इस पल में खो जाना चाहती हो। अभी अभी जुदा हुए उसके होंठ फिर से राहुल के चेहरे पर छू गए। उसकी सांसों की गर्मी राहुल को छू रही थी और उसकी आंखों में एक अनकहा प्यार झलक रहा था। इस तरह अनगिनत लोगों की ईर्ष्या भरी नजरों के बीच वे आसमान की ओर उड़ गए। नीचे मैदान में खड़े लोग उन्हें देखते रहे, जैसे कोई सपना धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल हो रहा हो। जया शर्मा ने सिर ऊपर उठाया और मंत्रमुग्ध होकर कहा, अब मुझे समझ आया कि तुम लोग इन दिनों राहुल को परी बॉयफ्रेंड क्यों कहते हो। वह सच में एक परी हो सकता है। उसकी आवाज में एक मासूम हैरानी थी, जैसे वह किसी जादुई कहानी का हिस्सा बन गई हो। वानी शर्मा ने सपनों भरे स्वर में कहा, अगर मेरा ऐसा बॉयफ्रेंड होता तो मैं अपनी जिंदगी के 10 साल कम करने को तैयार हो जाती। उसकी आंखें अभी भी आसमान पर ठहरी थीं, जहां हेलीकॉप्टर की धुंधली छाया गायब हो रही थी। माया गुप्ता ने हेलीकॉप्टर को पूरी तरह गायब होते देखा, फिर चारों ओर नजर दौड़ाए। उसने कहा, इतने सारे गुलाबों की कीमत कितनी होगी। उसकी आवाज में एक हिसाब की जिज्ञासा थी। वानी शर्मा ने सोचते हुए कहा, एक गुलाब प्रति वर्ग मीटर मान लो, हर गुलाब 5 रुपये का। हमारे स्कूल का मैदान करीब 20,000 वर्ग मीटर का है। उसकी उंगलियां हवा में हिसाब करने लगीं। 5 रुपये, 20,000, ये तो 1 लाख रुपये हुए। माया गुप्ता की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। वानी ने आगे कहा, और इसमें हेलीकॉप्टर, मजदूरी वगैरह जोड़ो। अभी जो सीन हुआ उसकी कीमत कम से कम 2 लाख रुपये से ज्यादा होगी। उसकी आवाज में एक गणितज्ञ की सटीकता थी। हिस, माया गुप्ता ने एक ठंडी सांस ली। उसकी नजरें फिर से आसमान की ओर चली गईं और वह एक बार फिर मंत्रमुग्ध हो गई। इतना पैसा, इतना प्यार, ये सब उसके लिए किसी सपने की तरह था। अल्पविराम। राहुल शर्मा को माया गुप्ता और बाकियों की प्रतिक्रिया का कोई अंदाजा नहीं था। उस समय वह और प्रिया शर्मा शहर के एकमात्र मिशेलिन 3 सितारा रेस्तरां में थे।
रेस्तरां का विशाल हॉल आम दिनों में लोगों की भीड़ से गुलजार रहता था, मगर आज वहां सन्नाटा था। हॉल में सिर्फ एक मेज थी, जिस पर मंद रोशनी की एक मोमबत्ती जल रही थी। मेज पर ढेर सारी स्वादिष्ट डिशेस सजी थीं, हर प्लेट एक कला की तरह, जो आंखों और जीभ दोनों को लुभा रही थी। क्योंकि आज पूरा मिशेलिन 3 सितारा रेस्तरां राहुल शर्मा ने बुक कर लिया था। हॉल की शांति में केवल उनकी सांसों की हल्की आवाज गूंज रही थी। राहुल ने धीरे से 82 साल पुरानी लफीट शराब को एक ऊंची एड़ी के गिलास में डाला। शराब की लाल चमक रोशनी में नाच रही थी। उसने गिलास प्रिया की ओर बढ़ाया और हल्के से छुआ। प्रिया, जन्मदिन मुबारक, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी जो हवा में घुल गई। फिर उसने एक मिनी कार की चाबी निकाली और प्रिया की ओर बढ़ाए। मुझे लगता है कि यह कार तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी, राहुल ने कहा। उसकी नजरें प्रिया पर ठहरी और उसकी मुस्कान में एक सच्चाई थी। ये राहुल का सच था। आज के राहुल के लिए करोड़ों की सुपर कारें देना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर पिछले बार जब उसने स्वीटी मैम की मिनी चलाई थी तो उसे लगा कि प्रिया के लिए ये कार परफेक्ट होगी। इसलिए उसने ये जन्मदिन का तोहफा चुना। मुझे पसंद है, मुझे मिनी बहुत पसंद है। राहुल, थैंक यू, थैंक यू, प्रिया ने बहुत खुशी से कहा। उसकी खूबसूरत आंखों से फिर से आंसू लुढ़क गए, जैसे उसकी खुशी अब बांध तोड़ रही हो। राहुल ने हल्के से कहा, पागल, तुम रो क्यों रही हो? उसकी आवाज में एक प्यार भरी चिंता थी। मैं नहीं रो रही, मैं बस बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखें अभी भी राहुल पर ठहरी थीं। उसी समय राहुल के दिमाग में एक साफ संकेत की आवाज गूंजी। डिंग, छिपा मिशन पूरा करें, एक परफेक्ट जन्मदिन पार्टी आयोजित करें और 5 सिल्वर लाल लिफाफे प्राप्त करें। राहुल के चेहरे पर एक अजीब रंग उभरा। सदी पुराने जिनसिंग को खरीदने के बाद सिस्टम LV5 तक पहुंच गया था। LV5 में सांस लेने, चलने और सोने से मिलने वाली रकम LV4 की तुलना में दोगुनी हो गई थी और साथ ही टास्क सिस्टम खुल गया था। मगर पिछले 2 दिनों में राहुल कोई मिशन ट्रिगर नहीं कर पाया था। आज प्रिया के लिए जन्मदिन पार्टी आयोजित करने से उसने एक छिपा मिशन पूरा कर लिया। 5 सिल्वर लाल लिफाफे, यह क्या है? उसकी आंखों में एक जिज्ञासा चमक उठी। तब उस समय एक वेटर धीरे धीरे एक बहुत खूबसूरत एंजल केक लेकर आया। केक की सफेद सतह पर चमक थी, जैसे कोई सपना मेज पर सजा हो। प्रिया, एक इच्छा मांगो, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी। प्रिया ने अपने हथेलियां जोड़ी और चुपचाप एक इच्छा मांगी। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा शांत था, जैसे वह अपने सपनों की दुनिया में खो गई हो। वह रात हिल्टन प्रेसिडेंशियल सूट में थी। हवा में एक हल्की खुशबू तैर रही थी। 2 कोयलें हरे विलों में चहक रही थीं और एक झुंड सफेद बगुले आसमान की ओर उड़ गए। ओ एप्सिलॉन तारांकन 3 एप्सिलॉन तारांकन प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक अल्पविराम। इस रात हिल्टन प्रेसिडेंशियल सूट में नींद नहीं आई। कमरे की दीवारें उनकी खुशी की गवाह बनी। अल्पविराम। अगले दिन सुबह की तेज धूप खिड़की से छनकर बिस्तर के किनारे पर पड़ी। प्रिया शर्मा ने धीरे धीरे अपनी खूबसूरत आंखें खोलीं। उसकी नजरें राहुल पर ठहर गईं, जो बिस्तर के पास बैठा था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जाग गई। उसकी आवाज में एक कोमल गर्मी थी। प्रिया की नाक से हल्का हम निकला। फिर उसने कुछ बार कोशिश की, मगर उठ नहीं पाए। दरअसल पिछली रात बहुत तीव्र थी और उसका कमजोर शरीर इसे सहन नहीं कर पाया था। उसकी सांसें अभी भी थोड़ी भारी थीं। मैं तुम्हें उठाता हूँ, राहुल ने कहा। उसने प्रिया को हल्के से सहारा दिया। पिछली बार प्रिया बहुत शर्मिंदा हुई थी। इस बार उसने मना नहीं किया। उसकी आंखों में एक भरोसा था। डिंग डोंग। उस समय बाहर से एक साफ घंटी की आवाज आई। राहुल ने कहा, शायद वेटर खाना लाया है। तुम भी भूखी होगी ना? पहले धो लो। उसकी आवाज में एक देखभाल थी। प्रिया ने एक नन्हे सफेद खरगोश की तरह हल्के से सिर हिलाया। हिल्टन का नाश्ता बहुत शानदार था और लॉन्ग चीज पास्ता, बर्ड्स नेस्ट कांजी, दूध, क्रैब रो सूप, शकरकंद और रंग बिरंगे फल, हर चीज नाजुक और स्वादिष्ट थी। राहुल और प्रिया ने बहुत तृप्ति से खाया। वे एक दूसरे के साथ आलस में टिके रहे और उनकी खुशी हवा में तैर रही थी। झनझन। उस समय प्रिया का फोन तेजी से बजा। हाँ प्रोफेसर, ठीक है, प्रिया ने कुछ देर जवाब दिया और फिर धीरे से फोन रख दिया। प्रोफेसर ने तुम्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए बुलाया? राहुल ने पूछा। उसकी नजरें प्रिया पर ठहर गईं। प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। उसकी आवाज में हल्की उदासी थी। कोई बात नहीं, तुम सीधे जाओ। मुझे भी बाद में जयपुर लौटना है, गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता के प्रशिक्षण के लिए, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में एक शांति थी। तो मैं तुम्हें हवाई अड्डे तक छोड़ दूंगी, प्रिया ने कहा। उसकी आंखों में एक चाहत थी। ठीक है, राहुल ने कहा। फिर दोनों हाथ में हाथ डाले हवाई अड्डे की ओर बढ़े। एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में हवाई अड्डा हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। राहुल और प्रिया बाहर कुछ देर गर्मजोशी में डूबे रहे।
उनकी सांसें एक दूसरे से मिल रही थीं। फिर वे वीआईपी प्रतीक्षालय की ओर बढ़े। उस समय वीआईपी प्रतीक्षालय खाली था और बहुत शांत था। हवा में हल्की कॉफी की खुशबू तैर रही थी। राहुल ने पहले एक गिलास रेड वाइन डाला, फिर चमड़े के सोफे पर बैठकर उसने आराम से फोन निकाला। 100 लाल लिफाफे प्राप्त करें, क्या आप सभी लेना चाहते हैं? 100 लाल लिफाफे, यानी यह जन्मदिन पार्टी कुल 10 लाख रुपए की थी। हालांकि राहुल को इसकी परवाह नहीं थी। उसने लेने का बटन दबा दिया। डिंग, बधाई हो, 10 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको 10 गुना रिबेट कार्ड मिला। डिंग, बधाई हो, आपको 1999 रुपये मिले। अल्पविराम। 100 लाल लिफाफों से राहुल को कुल 2,20,310 रुपये और एक 10 गुना रिबेट कार्ड मिला। उसने असहाय होकर सिर हिलाया और मन में सोचा, ये सब बेकार चीजें क्यों हैं? बेकार चीजें? 2,20,000 रुपये और एक 10 गुना रिबेट कार्ड जो अज्ञात राशि ला सकता था, बेकार। उसकी मुस्कान में एक हल्की शरारत थी। फिर उसने ध्यान सिल्वर लाल लिफाफों पर दिया। क्या आप 5 सिल्वर लाल लिफाफे खोलना चाहते हैं? राहुल को मिशन पूरा करने से मिले सिल्वर लाल लिफाफों के बारे में बहुत जिज्ञासा थी। उसने बिना हिचकिचाहट के खोलने का विकल्प चुना। डिंग, बधाई हो, आपको 2 लाख रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 3 लाख रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको प्रोफेशनल गिटार बजाने का अनुभव मिला। अच्छी गिटार संगीत बजाकर और आकर्षण बढ़ाएं। डिंग, बधाई हो, आपको 1 लाख रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 7 लाख रुपये मिले। 5 सिल्वर लाल लिफाफों से राहुल को कुल 13 लाख रुपये और प्रोफेशनल गिटार बजाने का अनुभव मिला। उसकी आंखों में एक चमक उभरी। उसने तुरंत एक अनुमान लगाया। पहले हर लाल लिफाफे से मिलने वाली राशि 1 लाख से कम थी, मगर सिल्वर लाल लिफाफों में हर बार 1 लाख से ज्यादा मिला। और 5 सिल्वर लाल लिफाफों से एक कौशल भी मिला। इस हिसाब से सिल्वर लाल लिफाफों का मूल्य सामान्य लाल लिफाफों से एक स्तर ऊपर था और इसमें अच्छी चीजें मिलने की संभावना ज्यादा थी। मिशन, ऐसा लगता है कि इन्हें पूरा करना जरूरी है, उसने मन में सोचा और उसकी मुस्कान गहरी हो गई। आपकी बात समझ गया। आपने चैप्टर 57 से चैप्टर 60 तक एक साथ मांगा है। मैं इन्हें पूरा भारतीय संस्करण में दूंगा, एक अनुभवी लेखक की शैली में, भावनाओं की गहराई, जीवंत वर्णन और स्वाभाविक संवादों के साथ। मूल कथानक सेम प्लॉट में कोई बदलाव नहीं होगा। परिवार के आधार पर सरनेम सही रखूंगा, केवल चीनी नाम भारतीय नामों में बदलूंगा और बदले गए नामों को सूची में अपडेट करूंगा। कारों के नाम मर्सिडीज बेंज, बिग जी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस वैसे ही रहेंगे। यहाँ चैप्टर 57 से चैप्टर 60 तक का पूरा संस्करण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वीआईपी प्रतीक्षालय की शांत हवा में रेड वाइन की हल्की खुशबू तैर रही थी। राहुल शर्मा गहरे सोच में डूबा था। उसकी नजरें अभी भी फोन की स्क्रीन पर ठहरी थीं, जहां सिल्वर लाल लिफाफों का रहस्य उसके दिमाग में नाच रहा था। तभी एक एयर होस्टेस धीरे धीरे उसके पास आए। उसकी आवाज बेहद मधुर थी, जैसे कोई कोयल सुबह की पहली किरण में चहक रही हो। सर, आप अब फ्लाइट में चढ़ सकते हैं। उसकी आवाज हवा में एक नन्ही लहर की तरह फैल गई। उसकी आवाज सुनते ही राहुल के दिल में हल्की सी हलचल हुई। उसने अनायास सिर घुमाया। ये घुमाव इतना तेज था कि उसका चेहरा लगभग एयर होस्टेस की परफेक्ट काया से टकरा गया। ओयो! उसने हल्की गर्मी और एक फीकी खुशबू महसूस की, जो उसके होश को एक पल के लिए उड़ा ले गई। राहुल का दिल कुछ धड़कने तेज हो गया और उसने जल्दी से पीछे हटते हुए खुद को संभाला। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गईं। उस समय उसने गौर किया कि सामने खड़ी एयर होस्टेस करीब 168 सेंटीमीटर लंबी थी। उसका चेहरा बेहद नाजुक और खूबसूरत था। पानी से भरी आंखें जो किसी झील की तरह गहरी थीं और गोरी त्वचा जो बर्फ की तरह चमक रही थी। कमाल की खूबसूरती, एक सुपर सुंदरी। राहुल की नजरें एक पल के लिए उस पर ठहर गईं। उसने चुपचाप अपनी सच्ची नजर का इस्तेमाल किया। चेहरे का मूल्य 96, पसंद की रेटिंग 70। 96 का स्कोर देखकर राहुल को कोई हैरानी नहीं हुई। उसकी खूबसूरती साफ तौर पर इसे जायज ठहरा रही थी, मगर 70 की पसंद रेटिंग, यह क्या माजरा था? अभी अभी तो वह उससे लगभग टकराया था, फिर उसके प्रति इतनी ज्यादा पसंदगी कैसे? उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसका दिमाग सवालों में उलझ गया। काफी देर बाद राहुल होश में आया। उसने हल्के से सिर झुकाया और कहा, माफ करें, मैं थोड़ा खो गया था। आपने अभी क्या कहा? मैंने ठीक से नहीं सुना। उसकी आवाज में एक हल्की शर्मिंदगी थी, जैसे वह अपनी गलती को छुपाना चाहता हो। खूबसूरत एयर होस्टेस ने फिर से उसी मधुर स्वर में कहा, आप फर्स्ट क्लास में हैं। आप आधे घंटे पहले फ्लाइट में चढ़ सकते हैं और अब आप बोर्डिंग कर सकते हैं। उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसे उसे दोबारा बोलने में कोई परेशानी न हो। उसकी आंखों में एक कोमल चमक थी जो राहुल को थोड़ा असहज कर रही थी। राहुल ने कहा, ठीक है। उसकी नजरें एक बार फिर उस पर ठहर गईं, जैसे वह उसकी मधुरता को समझने की कोशिश कर रहा हो।
खूबसूरत एयर होस्टेस की अगुवाई में राहुल वीआईपी तोंगडाओ की ओर बढ़ा। उसकी नीली वर्दी हल्के से लहरा रही थी और उसके कदमों की हल्की थाप हवा में गूंज रही थी। रास्ते में और पूरी फ्लाइट के दौरान वह एयर होस्टेस हमेशा राहुल के आसपास रही। वह बार बार उससे बात करती, मुस्कुराती और सबसे बेहतरीन सेवा देती। कभी वह उसे पानी का गिलास बढ़ाती, कभी कंबल और कभी उसकी छोटी छोटी बातों पर हल्के से हंसती। यह एहसास ऐसा था जैसे वह राहुल की निजी एयर होस्टेस हो। उसकी हर हरकत में एक कोमलता थी जो राहुल को थोड़ा असहज और थोड़ा खुश कर रही थी। अल्पविराम। जब राहुल फ्लाइट में था, प्रिया शर्मा एक सफ़ेद मिनी चलाकर मुंबई विश्वविद्यालय पहुंची। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर हल्के से टिकी थीं और उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह अपनी जिंदगी के एक खूबसूरत पल को जी रही हो। वह गाड़ी का प्रमाण पत्र, कॉन्ट्रैक्ट और कुछ कागजात लेकर हॉस्टल की ओर बढ़ी। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था, जैसे वह अपने नए तोहफे की मालकिन बनकर चल रही हो। हॉस्टल में घुसते ही माया गुप्ता, जया शर्मा और वानी शर्मा उसके चारों ओर झुंड बनाकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में उत्सुकता और जलन का मिश्रण था। जया शर्मा सबसे ज्यादा उत्साहित थी। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, प्रिया, अनुभव बताओ। मैं राहुल शर्मा जैसा परी बॉयफ्रेंड कैसे ढूंढूं? उसकी आवाज में एक बच्चे सी बेसब्री थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। वानी शर्मा ने सपनों भरे स्वर में कहा, प्रिया, मुझे तुमसे सच में जलन हो रही है कि तुम्हारा ऐसा परी बॉयफ्रेंड है। उसकी नजरें प्रिया पर ठहर गईं, जैसे वह उसकी खुशी को अपनी आंखों से पीना चाहती हो। माया गुप्ता ने पूछा, प्रिया, उसने कल तुम्हें कोई तोहफा दिया था? वैसे तुम क्या पकड़े हो? उसकी नजरें प्रिया के हाथों पर ठहर गईं, जहां कागजात और चाबी चमक रहे थे। प्रिया ने तीनों की उत्सुकता और ईर्ष्या देखी। उसके दिल में फिर से खुशी की एक तेज लहर उठी, जैसे कोई नदी अपने किनारे तोड़ रही हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जया, वानी, तुम्हें मुझसे जलन करने की जरूरत नहीं है। जब किस्मत आएगी, तुम्हें भी अपनी पसंद का साथी जरूर मिलेगा। उसकी आवाज में एक दोस्ताना गर्मी थी जो हवा में फैल रही थी। फिर उसने अपने हाथों में मौजूद कागजात और चाबी निकाली। ये जन्मदिन का तोहफा है जो राहुल ने मुझे दिया। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक गर्व की चमक थी। हे भगवान, ये तो एक गाड़ी है! माया गुप्ता ने हैरानी से चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। वानी शर्मा ने जोड़ा, और यह टॉप वर्जन है। उसकी उंगलियां कागजात पर ठहर गईं, जैसे वह उसकी कीमत को छूकर महसूस करना चाहती हो। क्या? मिनी, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, जया शर्मा ने उत्साह से कहा। उसने कागजात छीन लिए और चिल्लाई, वाह, यह मेरा पसंदीदा सफेद रंग है। ये स्टाइल तो बहुत खूबसूरत है न? उसकी आवाज में एक बच्चे सी खुशी थी और वह कागजात को बार बार देख रही थी। जाहिर है, वानी शर्मा को कारों की अच्छी समझ थी। वहीं जया शर्मा सिर्फ रंग और खूबसूरती तक सीमित थी। उसकी नजरें चमक रही थीं। माया गुप्ता ने पूछा, इस टॉप वर्जन की कीमत कितनी होगी? उसकी नजरें प्रिया पर ठहर गईं, जैसे वह जवाब का इंतजार कर रही हो। सजावट के साथ ये करीब 4 लाख तक होगी, वानी शर्मा ने कहा। उसकी आवाज में एक गणितज्ञ की सटीकता थी और उसने प्रिया की ओर देखा। क्या? माया गुप्ता ने हैरानी से चिल्लाया। हे भगवान, हेलीकॉप्टर और गुलाबों के साथ क्या ये जन्मदिन 6-7 लाख का नहीं हो गया? उसकी सांसें तेज हो गईं। माया ने फिर पूछा, प्रिया, उसने तुम्हें कहाँ खाना खिलाया? उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। मिशेलिन 3 सितारा रेस्तरां में, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की गर्व की झलक थी, जैसे वह उस पल को फिर से जी रही हो। क्या वहां और हजारों रुपये नहीं लगे होंगे? माया गुप्ता ने चिल्लाकर कहा। उसकी नजरें प्रिया पर ठहर गईं। प्रिया ने एक पल हिचकिचाई, फिर सच बोली, उसने पूरा मिशेलिन रेस्तरां बुक कर लिया था। उसकी आवाज में एक कोमल आत्मविश्वास था। शांति। पूरा हॉस्टल कमरा सन्नाटे में डूब गया। माया गुप्ता, जया शर्मा और वानी शर्मा के मुंह खुले रह गए। वे प्रिया को एकटक देख रही थीं। उनके चेहरों पर ईर्ष्या के साथ साथ और ज्यादा ईर्ष्या थी, जैसे वे किसी सपने को सच होते देख रही हों। जया शर्मा ने बुदबुदाया, हे भगवान, ये सच में एक परी बॉयफ्रेंड है। उसकी आवाज हवा में तैर गई और उसकी आंखें अभी भी प्रिया पर ठहरी थीं। अल्पविराम। उस समय राहुल शर्मा खूबसूरत एयर होस्टेस की बारीक देखभाल में जयपुर शहर पहुंच गया था। फ्लाइट से उतरते ही उसकी नजरें हवाई अड्डे की भीड़ पर ठहर गईं। उसने सीधे पार्किंग लॉट की ओर कदम बढ़ाए। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था। जल्द ही वह अपनी लैम्बोर्गिनी के पास पहुंचा और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। गाड़ी की चमकती सतह पर हवाई अड्डे की रोशनी पड़ रही थी, जो उसे और आकर्षक बना रही थी। तभी उसका फोन हल्के से हिला। 12 बजे। लाल लिफाफा आया। डिंग, बधाई हो, 1 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 5000 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको 2000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 3 रुपये मिले।
आज के लाल लिफाफों से राहुल को कुल 30,304 रुपये मिले। उसने फ़ोन को बेफिक्री से सामान्य जगह पर रखा और लैम्बोर्गिनी शुरू करने की तैयारी की। उसकी उंगलियां चाबी पर ठहर गईं। तभी उस खूबसूरत एयर होस्टेस की सुडौल आकृति फिर से उसके पास नजर आई। उसने अपनी परफेक्ट काया को खिड़की के पास झुकाया और मधुर स्वर में कहा, फिर मिले। मैं पास में कुछ किलोमीटर दूर रहती हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा छोड़ सकते हैं? उसकी आवाज़ में एक मासूम अनुरोध था और उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। राहुल ने एक पल हिचकिचाया। उसकी नज़रें उस पर ठहर गईं। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ। खूबसूरत एयर होस्टेस ने कहा, थैंक यू। उसकी आवाज़ में खुशी झलक रही थी। ये कहकर वह बहुत प्रसन्नता से को पायलट सीट पर बैठ गई। उसकी नीली वर्दी हल्के से लहराए। राहुल ने तुरंत गाड़ी शुरू नहीं की। उसने हल्के से कहा, दरअसल मेरी एक गर्लफ्रेंड है। उसकी आवाज़ में एक साफ ईमानदारी थी, जैसे वह अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हो। ये खूबसूरत एयर होस्टेस वीआईपी प्रतीक्षालय से लेकर फ्लाइट तक उसकी खास देखभाल कर रही थी। अब उसने जू डांग उसे घर छोड़ने को कहा। राहुल कोई मूर्ख नहीं था, वह उसकी भावनाओं को समझ गया था। एयर होस्टेस के खूबसूरत चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे पता है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे यह उसके लिए कोई मायने न रखता हो। पता है, फिर भी तुम। राहुल हैरान रह गया। उसने फिर से सच्ची नज़र से उसे देखा। चेहरे का मूल्य 96, पसंद की रेटिंग 80। राहुल फिर से स्तब्ध रह गया। उसे पता था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और फिर भी उसकी पसंद रेटिंग तेजी से बढ़ गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसका दिमाग सवालों में उलझ गया। तभी थोड़ी दूर पर एक सुडौल एयर होस्टेस ने एक मोटे पेट वाले अधेड़ उम्र के पुरुष को चूमा। फिर दोनों एक काली मर्सिडीज बेंज कार में साथ बैठ गए। ये दृश्य राहुल और उस खूबसूरत एयर होस्टेस की नज़रों में आया। उसने हल्के से आह भरी और कहा, कई लोग हम एयर होस्टेस से जलते हैं। उन्हें लगता है कि हम हर दिन काम करते हैं, बस इधर उधर उड़ते हैं और मज़े करते हैं। उसकी आवाज़ में एक थकान थी जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपी थी। मगर उन्हें नहीं पता कि हम हर दिन काम में उतने ही थकते हैं। फिर भी हमारी तनख्वाह सिर्फ 10,000 है। उसकी नज़रें उस मर्सिडीज बेंज पर ठहर गईं, जैसे वह कुछ याद कर रही हो। काम की खासियत की वजह से हमें अक्सर अच्छे माल वाले लोगों से मिलना पड़ता है। कुछ पैसे और फायदे के लालच में कई लोग धीरे धीरे उस जाल में फंस गए। उसकी आवाज़ में एक कड़वाहट थी जो हवा में घुल रही थी। यहाँ तक कहकर उसने सिर झुकाया। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना। पहले एक 50 साल का बॉस था जिसने मुझे हर महीने 50,000 रुपये देने की पेशकश की थी और कहा था कि मैं 2 साल उसके साथ रहूं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे वह उस पल को फिर से जी रही हो। उस समय मैं लगभग ललचा गई थी। उसने राहुल की ओर चिंता भरी नज़रों से देखा और पूछा, क्या तुम मुझ जैसे इंसान को नीचा देखोगे? उसकी आंखों में एक डर था। राहुल ने सिर हिलाया। ज़्यादातर लोग पढ़ते और मेहनत करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, मगर तुम जैसी ईमानदार इंसान कम ही देखने को मिलते हैं। उसकी आवाज़ में एक सम्मान था जो हवा में घुल गया। उसकी नज़रें उस पर ठहर गईं और उसकी मुस्कान में एक गर्मी थी। लैम्बोर्गिनी की गड़गड़ाहट जयपुर की सड़कों पर गूंज रही थी। राहुल शर्मा गाड़ी चला रहा था और खूबसूरत एयर होस्टेस कृति यादव उसके बगल में बैठी थी। दोनों के बीच बातचीत हल्की और सहज थी, जैसे दो पुराने दोस्त किसी लंबी यात्रा पर हों। हवा में एक आरामदायक माहौल तैर रहा था। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया। राहुल को पता चला कि उसका नाम कृति यादव है। जैसा कृति ने कहा था, वह पास में कुछ किलोमीटर दूर रहती थी। करीब 10 मिनट बाद राहुल एक पुराने से इलाके में पहुंच गया। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। सड़कें संकरी थीं और इमारतें समय की मार झेल रही थीं। मगर कृति के घर के अंदर एक साफ सफाई और घरेलूपन था। कमरे में हल्की रोशनी थी और हवा में एक सादगी भरी खुशबू फैली हुई थी। कृति ने परिचय देते हुए कहा, यह घर मैंने एक और एयर होस्टेस के साथ किराए पर लिया है। वह आज विदेश उड़ान पर गई है और कुछ दिनों बाद लौटेगी। उसकी आवाज़ में एक हल्की गर्मी थी। तभी उसकी नज़र मेज़ पर पड़ी रेड वाइन की बोतल पर गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ वाइन पियोगे? उसकी आंखों में एक नन्ही शरारत चमक रही थी। राहुल ने बेफिक्री से सिर हिलाया। खट, एक हल्की आवाज़ के साथ चमकीली लाल वाइन ऊंची एड़ी के गिलास में लहराने लगी। राहुल ने गिलास उठाया और उसे धीरे से हिलाया। उसने गिलास को नाक के पास लाकर सूंघा, जैसे वह उसकी खुशबू को अपने अंदर समेट रहा हो। फिर उसने धीरे से उसे मुंह में डाला। उसकी हरकतें नाजुक और शानदार थीं, एक कुलीन राजकुमार की तरह जिसका आकर्षण अनंत था। वाइन पीने वाला सज्जन जिसका आकर्षण बेपनाह था। कृति ने मूल रूप से वाइन से हिम्मत जुटाने की सोची थी, मगर इस पल में वह पूरी तरह खो गई। राहुल की हर हरकत उसे किसी सपने में ले जा रही थी। उसकी आंखें राहुल पर ठहर गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
डिंग, आकर्षण आभा ने अविस्मरणीय यादें ट्रिगर की। कृति आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। उसने राहुल की बाहों में छलांग लगा दी। सूरज की रोशनी खिड़कियों से छन रही थी, पक्षी अपने पंख फैला रहे थे और घास सरसराहट कर रही थी। अल्पविराम, पलक झपकते ही शाम हो गई। कृति ने अपनी आंखों के कोने से खुशी के आंसू पोंछे। वह चमकीले लाल बिस्तर से कुछ मुश्किल से उठी। उसकी सांसें अभी भी थोड़ी भारी थीं। राहुल ने चिंता से पूछा, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? उसकी आवाज में एक कोमल देखभाल थी। कृति ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। तुम भूखे तो होंगे न? मैं तुम्हारे लिए पहले खाना बनाती हूँ। उसकी आंखों में एक प्यार भरी चमक थी। राहुल ने हैरानी से कहा, तुम खाना भी बनाती हो? उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। आज के युवा, खासकर लड़कियां, शायद ही कभी किचन में जाती थीं। और कृति जैसी खूबसूरत लड़की के बारे में तो ये सोचना भी मुश्किल था कि वह खाना बनाएगी। कृति ने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर का एक खाना घर में पूरे दिन के खाने जितना होता है। और एक पुरुष का दिल जीतने के लिए पहले उसका पेट जीतना चाहिए। तो बेशक मुझे अच्छे से अभ्यास करना पड़ा। उसकी आवाज में एक हल्की शरारत थी। राहुल ने ये सुनकर हल्के से हंस दिया। उसकी हंसी हवा में गूंज उठी। किचन से धुएं की हल्की महक उठी। बस आधे घंटे से ज्यादा समय में एक के बाद एक स्वादिष्ट डिशेज राहुल के सामने आ गईं। हर प्लेट में रंग और खुशबू थी, जैसे कोई कारीगर ने प्यार से सजाया हो। ये बहुत स्वादिष्ट है, राहुल ने तारीफ करते हुए कहा। उसकी आंखों में एक संतुष्टि थी। कृति ने ये सुनकर बहुत खुशी महसूस की। अगर तुम्हें पसंद है तो और खाओ, उसने कहा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। ठीक है, फिर मैं संकोच नहीं करूंगा, राहुल ने कहा। इस भोजन में राहुल ने 2 कटोरे चावल खाए और 5 डिशेस को साफ कर दिया। उसके चेहरे पर तृप्ति की एक लहर थी, जैसे वह हर कौर में कृति के प्यार को चख रहा हो। धूम! तभी इलाके के बाहर से एक तेज आवाज आई। राहुल खिड़की की ओर बढ़ा। उसने दूर खड़े एक उत्खनन यंत्र को देखा और उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। कृति ने कहा, हाल ही में सड़क बन रही है तो थोड़ा शोर होगा। उसकी आवाज में एक हल्की माफी थी। यहाँ का माहौल बहुत खराब है, मैं तुम्हारे लिए रहने की जगह बदल देता हूँ, राहुल ने कहा। उसकी नजरें कृति पर ठहर गईं। कृति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपने घर में रखना चाहते हो? उसकी आंखों में एक शरारत थी। राहुल ने कहा, मैं जयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, अभी हॉस्टल में रहता हूँ। उसकी आवाज में एक सादगी थी। कृति ने ये सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने सोचा नहीं था कि नामी ब्रांड पहनने वाला, वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन टूर डीलर, एले घड़ी पहनने वाला और लैम्बोर्गिनी चलाने वाला ये शख्स एक छात्र होगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कृति ने अजीब ढंग से कहा, अगर ऐसा हिसाब लगाओ तो क्या मैंने अभी भी फायदा नहीं उठाया? उसकी आवाज में एक चंचलता थी। राहुल ने हल्के से हंसकर अपनी नाक छुई। उसकी हंसी में एक असहायता थी। फिर उसने फोन निकाला और लियांजिया मैनेजर हंतियान का नंबर डायल किया। लियांजिया की मीटिंग रूम में हल्की रोशनी थी। हंतियान सबसे ऊपर बैठी थी। उसने कागजात का ढेर निकाला और कंपनी की नीतियों और बाजार की स्थिति को ध्यान से समझाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था। नीचे बैठे कर्मचारी बहुत ध्यान से सुन रहे थे और कभी कभी नोट्स लेते थे। झनझन! तभी हंतियान का फोन तेजी से बजा। कॉलर का नाम देखते ही उसका शरीर हल्के से कांप गया। उसकी आंखों में एक दुर्लभ भाव उभरा। उसने लगभग स्वचालित रूप से फोन उठाया। मिस्टर राहुल, नमस्ते, हंतियान ने नर्म स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक सम्मान था। हन मैनेजर, नमस्ते। बात यह है कि मैं ये पूछने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि क्या आपके पास अच्छे माहौल वाली कोई घर की सिफारिश है? राहुल ने सीधे कहा। उसकी आवाज में एक स्पष्टता थी। हंतियान ने एक पल सोचा और कहा, अगर आप खास इलाके की परवाह नहीं करते तो मैं यीके सिटी और कियाहू सिटी की सिफारिश करूंगी। ये दोनों इलाके जयपुर में सबसे बेहतरीन हरियाली और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले हैं। इनकी लोकेशन शानदार है। 10 किलोमीटर के दायरे में पार्क, बड़े व्यापार, अस्पताल, सब कुछ है और ट्रांसपोर्ट बहुत सुविधाजनक है। इसके अलावा यीके सिटी और कियाहू सिटी में 150 वर्ग मीटर से बड़े फ्लैट बिकते हैं जो रहने में बहुत आरामदायक हैं। उसकी आवाज में एक पेशेवर आत्मविश्वास था। अगर कोई आम इंसान पूछता तो हंतियान यीके सिटी और कियाहू सिटी की सिफारिश नहीं करती, खासकर 150 वर्ग मीटर से बड़े फ्लैट। इनका माहौल और लोकेशन बेमिसाल थे, मगर कीमत भी बहुत ऊंची थी। मगर राहुल अलग था। उसके पास वांजिया वाशिंगटन की पूरी इमारत थी तो कीमत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जैसा हंतियान ने सोचा, राहुल ने शांति से सिर हिलाया और कहा, इन दोनों इलाकों में बिक्री के लिए घर हैं। हाँ, हंतियान ने पुष्टि की। आप व्यस्त तो होंगी, या फिर किसी को भेज दें और मुझे घर दिखाएं, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में एक विनम्रता थी। हंतियान ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल व्यस्त नहीं हूँ। मैं बहुत समय से फ्री हूँ।
थोड़ी देर बाद हम यूके सिटी में मिले, आपको कैसा लगता है? उसकी आवाज़ में एक उत्साह था। ठीक है, राहुल ने कहा। हंतियान ने फ़ोन रखा और उठकर कहा, पहले आप लोग खुद संक्षेप और सार तैयार कर लें। ये कहकर वह तेज़ी से मीटिंग रूम से बाहर चली गई। कमरे में कर्मचारी हैरान रह गए, उनके चेहरों पर सवाल नाच रहे थे। हन मैनेजर ने अभी कहा था कि यह मीटिंग बहुत ज़रूरी है, फिर यह क्या था? और खुद संक्षेप तैयार करें। उन्हें तो नीति दस्तावेज भी ठीक से समझ नहीं आए थे। अल्पविराम। हंतियान को कर्मचारियों के विचारों का कोई अंदाजा नहीं था। स्टोर से निकलते ही उसने अपनी लाल BMW 530 LI को यूके सिटी की ओर दौड़ा दिया। जब वह वहां पहुंची, राहुल अभी नहीं आया था। उसने मौके का फायदा उठाया और कार में मेकअप मिरर, लिपस्टिक और फाउंडेशन निकालकर मेकअप ठीक किया। उसकी उंगलियां तेजी से चलीं। धूम। दूर से इंजन की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। हंतियान ने देखा कि एक शानदार लैम्बोर्गिनी तेजी से उसकी ओर आ रही थी। उसने जल्दी से कार से बाहर कदम रखा। लैम्बोर्गिनी रुकते ही राहुल ने दरवाज़ा खोला और कहा, हन मैनेजर, क्या आप बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं? उसकी आवाज़ में एक सौम्यता थी। हंतियान ने बार बार सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं अभी अभी आई हूँ। उसकी नज़रें राहुल पर ठहर गईं। अगले ही पल उसका पूरा शरीर हल्के से सख्त हो गया। लैम्बोर्गिनी के को पायलट दरवाजे से एक खूबसूरत महिला बाहर निकली। उसने आगे बढ़कर राहुल का हाथ पकड़ा, बहुत आत्मीयता से। यूके सिटी के स्टाइलिश दरवाजे को देखकर राहुल शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। पहली नज़र में उसे यह जगह अच्छी लगी। दरवाजे की नक्काशी और हरियाली एक शानदार माहौल बना रही थी। उसने हंतियान की ओर देखा और कहा, हन मैनेजर, हमें अंदर ले चलकर दिखाएं। उसकी आवाज़ में एक शांत उत्सुकता थी। ओह ओह, ठीक है, हंतियान ने कहा। उसकी आवाज़ में हल्की हिचकिचाहट थी, जैसे वह अभी भी कृति यादव की मौजूदगी से उबर रही हो। यूके सिटी सच में जयपुर के सबसे बेहतरीन इलाकों में से एक था। दूर से ही सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देखा और विनम्र स्वर में आगे बढ़कर पूछा। फिर वह लोग राहुल की लैम्बोर्गिनी के पास खड़े हो गए, जैसे उसे किसी खरोंच से बचाना उनका मिशन हो। इलाके में लोगों और गाड़ियों की सख्त अलगाव नीति थी, कोई गाड़ी अंदर नजर नहीं आ रही थी। राहुल और बाकी लोग यूके सिटी में दाखिल हुए। चारों ओर नजर दौड़ाते ही साफ सफाई दिखी। जमीन पर कोई कचरा नहीं था, सिर्फ हरे पेड़, घास और फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। माहौल इतना अच्छा था कि हर सांस में ताजगी घुल रही थी। थोड़ी देर बाद राहुल और बाकी लोग 25वीं मंजिल के एक घर में पहुंचे। यह 178 वर्ग मीटर का बड़ा फ्लैट था, आधुनिक और शानदार सजावट के साथ। ऊंची खिड़कियों के सामने खड़े होकर पूरा इलाका नजर आ रहा था। शाम की सुनहरी रोशनी हल्के से कमरे में पड़ रही थी, जो इसे और आरामदायक बना रही थी। राहुल ने कृति की ओर देखा और पूछा, तुम्हें ये घर पसंद है? उसकी आवाज़ में एक कोमलता थी। कृति यादव ने हल्के से सिर हिलाया। सच तो ये था कि इस घर में कदम रखते ही उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी थीं। उसके लिए यह कोई घर नहीं, बल्कि एक सपनों का महल था। उसकी नज़रें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह हर कोने को अपने सपनों में बसाना चाहती हो। राहुल ने कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो ये तय है। ये कहकर उसने अपना बैंक कार्ड निकाला और हंतियान की ओर बढ़ाया। हंतियान राहुल की तेज तर्रार शख्सियत से पहले भी वाकिफ थी, मगर इस बार भी वह हैरान रह गई। 178 वर्ग मीटर का बड़ा घर, जिसे उसने बस इधर उधर देखा और सीधे पैसे देने को तैयार। ये बहुत साहसी था न? उसने एक पल के लिए बैंक कार्ड को देखा, फिर थोड़े संकोच से कहा, यह घर कुल 178 वर्ग मीटर का है और प्रति वर्ग मीटर की कीमत 46,000 रुपये है। मिस्टर राहुल, आप पूरा भुगतान करेंगे या? पूरा भुगतान, राहुल ने सीधे कहा। उसकी आवाज़ में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। इस जवाब से हंतियान को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसने अपने बैग से कॉन्ट्रैक्ट निकाला और कहा, मिस्टर राहुल, आप पहले बिक्री कॉन्ट्रैक्ट देख लें और फिर नीचे हस्ताक्षर करें। जाहिर था वह बाहर निकलते वक्त पूरी तैयारी के साथ आई थी। राहुल ने कहा, कृति, तुम हस्ताक्षर करो। उसकी नज़रें कृति पर ठहर गईं। हाँ, मैं। कृति यादव एकदम ठिठक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कृति को पता था कि राहुल के पास लैम्बोर्गिनी और वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन टूर डे एले जैसी चीजें हैं। वह एक सुपर धनवान था। उसे लगा था कि जब राहुल ने रहने की जगह बदलने की बात कही तो वह एक नया किराए का घर लेगा, मगर खरीदारी की बात ने उसे हैरान कर दिया था। और अब ये घर उसे दे देना, उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उसने अभी सुना था ये घर 178 वर्ग मीटर का है, 46,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी यह 80 लाख से ज्यादा का घर था। बस ऐसे ही उसे दे देना। 2 साल तक एयर होस्टेस की नौकरी करने के बावजूद जहां उसने दुनिया देखी थी, यह उसके लिए चौंकाने वाला था। उसकी सांसें तेज हो गईं। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये घर तुम्हारे लिए है। उसकी आवाज में कोई मजाक या हिचकिचाहट नहीं थी। कृति ने राहुल को चुपचाप देखा।
उसकी आंखें राहुल की आंखों में कुछ ढूंढ रही थीं। जब उसे यकीन हो गया कि वह गंभीर है, उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, थैंक यू। फिर उसने पेन उठाया और कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम लिख दिया। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। हन तियान ने कॉन्ट्रैक्ट देखा। उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ गई। उसने मन में सोचा, मुझे ऐसा इंसान कब मिलेगा जो मेरे साथ इतना अच्छा हो। फिर उसने राहुल का बैंक कार्ड लिया और अपने तैयार पीओएस मशीन पर स्वाइप किया। ड्रिप। उसी समय राहुल के दिमाग में एक साफ संकेत गूंजा। डिंग। इस बार 81,88,000 रुपये का खर्च, क्या 10 गुना रिबेट कार्ड का उपयोग करना है? हाँ, राहुल ने मन में कहा। 10 गुना रिबेट कार्ड का सफल उपयोग, 8,18,80,000 रुपये प्राप्त हुए। तुरंत बाद राहुल का फोन हल्के से हिला। भारतीय स्टेट बैंक आपको सूचित करता है कि 81,88,000 रुपये जमा हुए। अब तक राहुल की पूंजी 15,60,00,000 रुपये तक पहुंच गई थी। उसकी संपत्ति पहली बार 10 करोड़ से ऊपर गई थी। भले ही वह अब सांस लेने, चलने और सोने से हर दिन 14 लाख रुपए कमा रहा था, फिर भी इतनी बड़ी राशि अचानक पाकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान खेल गई। डिंग। छिपा मिशन पूरा करें, 10 करोड़ से अधिक पूंजी, 5 सिल्वर लाल लिफाफे प्राप्त करें। राहुल ने ये सुना और उसके चेहरे की खुशी और बढ़ गई। उसे एक मिशन पूरा करने का अनुभव था और वह जानता था कि सिल्वर लाल लिफाफे कितने दुर्लभ हैं। हन तियान ने प्रक्रिया के बारे में कुछ और बताया और चाबी राहुल को सौंप दी। फिर वह धीरे से चली गई। राहुल ने चाबी सीधे कृति को दी और मुस्कुराते हुए कहा, कृति, अब से तुम इस घर की मालकिन हो। कृति ने चाबी को देखा। उसका शरीर हल्के से कांप गया। उसका सपना था कि जयपुर में उसका अपना घर हो, अब वह सच हो गया था। और ऐसा परफेक्ट घर। उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा ऐसा शानदार घर होगा। थैंक यू हस्बैंड, कृति ने कहा। ये कहकर उसने राहुल को गले लगा लिया और अपने जलते होठों को राहुल के होठों पर रख दिया। उसकी सांसें तेज थीं। काफी देर बाद दोनों धीरे धीरे अलग हुए। राहुल ने समय देखा और कहा, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मुझे शाम को स्कूल लौटना है। उसकी आवाज में एक हल्की उदासी थी। ठीक है, कृति ने कहा। उसकी नजरें राहुल पर ठहर गईं। तुम आज यहाँ रहोगी या किराए के घर वापस जाओगी? राहुल ने पूछा। कृति ने कहा, यहाँ अभी बहुत कुछ साफ करना है, मैं आज किराए के घर वापस जाऊंगी। उसकी आवाज में एक व्यवहारिकता थी। तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, राहुल ने कहा। फिर दोनों हाथ में हाथ डाले बाहर निकले। राहुल ने कृति को इलाके के गेट तक छोड़ा और फिर जयपुर विश्वविद्यालय की ओर बढ़ गया। कृति जैसे ही मुड़ी, एक मधुर दिखने वाली महिला जो एयर होस्टेस की वर्दी में थी उसके सामने आ गई। कृति थोड़ा हैरान हुई और बोली, हिना, तुम आज विदेश उड़ान पर नहीं गई थी, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? जाहिर था यह एयर होस्टेस कृति की रूममेट थी। हिना गुप्ता ने कहा, विदेश में मौसम खराब था तो फ्लाइट रद्द हो गई। उसने एक पल रुककर कहा, ये छोड़ो, तुम अभी लैम्बोर्गिनी से उतरी। कृति, तुमने तो? उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी। कृति और हिना की दोस्ती बहुत गहरी थी, वरना वे साथ किराया नहीं लेती। वे निजी बातें भी साझा करती थीं। हिना जानती थी कि कृति को कभी पैकेज से नफरत नहीं थी। कृति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। हिना ने चुपचाप आह भरी और पूछा, वह तुम्हें हर महीने कितना देता है? उसने मुझे पैसे नहीं दिए, कृति ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक सादगी थी। क्या पैसे नहीं दिए तो तुम बस? हिना ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कृति ने कहा, उसने मुझे एक फ्लैट दिया, यूके सिटी में 178 वर्ग मीटर का घर। उसकी आवाज में एक गर्व था। हो, हिना का मुंह आकार में खुल गया। वह बोरियत में घरों को देखती रहती थी। उसे पता था कि यूके सिटी की कीमतें कितनी ऊंची हैं। 178 वर्ग मीटर का घर कम से कम 50-60 लाख का होगा न? और बस ऐसे ही कृति को दे दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। हिना ने जल्दी से पूछा, उसने तुम्हारा नाम लिखा है? कृति ने सिर हिलाया और कहा, कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। डिंग डोंग। तभी कृति का फोन हल्के से हिला। राहुल का मैसेज आया था। राहुल, अगर तुम एयर होस्टेस की नौकरी नहीं करना चाहती तो इस्तीफा दे दो। मैं कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, पहले इन्हें इस्तेमाल करो। अगर कम पड़े तो मुझे बताना। फिर कृति को 10 लाख रुपये जमा होने का मैसेज आया। कृति, थैंक यू हस्बैंड। कृति ने मैसेज का जवाब दिया और फोन उठाकर कहा, उसने मुझे अभी पैसे दिए हैं। क्या 10 लाख? हिना का मुंह फिर से खुल गया। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई लाखों का घर और 10 लाख रुपये नकद दे दे। ये तो दादी माँ की तरह पालना था न? हिना ने चिल्लाकर कहा, कृति, क्या वह अभी भी पैकेज ले रहा है? प्लीज। उसकी आंखों में एक मासूम याचना थी। कृति ने उसकी दयनीय हालत देखी और उसकी हंसी छूट गई। उसकी हंसी हवा में गूंज उठी। जयपुर विश्वविद्यालय में लौटते ही राहुल शर्मा सीधे प्रशिक्षण भवन 1 के कमरे 305 में पहुंचा। कमरे में हल्की रोशनी थी और कंप्यूटरों की स्क्रीनें चुपचाप चमक रही थीं।
सिया बिंदिया यादव और सिया शीतल यादव ध्यान से मॉडल डिजाइन कर रही थीं। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं और उनकी आंखें स्क्रीन पर ठहरी थीं। जैसे ही उन्होंने राहुल को देखा, उनकी खूबसूरत आंखों में उत्साह की चमक उभरी। दोनों ने एक साथ अपने बैकपैक से पल्स की एक एक बोतल निकाली और राहुल की ओर बढ़ाई। उनकी हरकत में एक मासूम खुशी थी। राहुल ने कहा, थैंक यू। उसने दोनों बोतलें खोली और हर एक से एक घूंट लिया। उसकी नज़रें दोनों पर ठहर गईं। सिया बिंदिया और सिया शीतल ने यह देखा तो उनके चेहरों पर खुशी और बढ़ गई। उनके गालों पर नन्हे डिंपल उभर आए जो उनकी मुस्कान को और प्यारा बना रहे थे। तभी प्रोफेसर ज़हीर शर्मा बाहर से अंदर आए। उनकी चाल में एक जल्दबाजी थी। राहुल को देखते ही उन्होंने चिल्लाकर कहा, राहुल, तुम आखिरकार आ गए। उनकी आवाज़ में राहत और थोड़ी नाराज़गी थी। राहुल ने हल्के से अपनी नाक छुई। पिछले शनिवार को ज़हीर ने उसे बार बार मैसेज भेजे थे, जल्दी प्रशिक्षण के लिए आने को कहा था। मगर शनिवार को चांदनी होटल में सदी पुराने जिनसेंग की नीलामी थी। ये जिनसेंग रमेश शर्मा की बीमारी से जुड़ा था। राहुल के लिए यह जरूरी था। वह रविवार रात को जयपुर लौटा था। सोमवार को प्रिया का जन्मदिन था तो वह मुंबई गया। इस आने जाने में वह अब तक प्रशिक्षण कक्ष में नहीं पहुंच पाया था। ज़हीर ने असहाय स्वर में कहा, मैं इन दिनों में तुम्हें अच्छी तरह प्रशिक्षण देना चाहता था, मगर प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है। अब प्रशिक्षण देने से तुम्हारी कल की परीक्षा की मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा। यहाँ तक कहकर ज़हीर ने हल्की आह भरी। मैं एक बार फिर प्रतियोगिता के नियम बताता हूँ। राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता कुल 72 घंटे की होती है। ये बहुत मुश्किल और तीव्र है, खासकर तुम्हारे लिए। राहुल, गणना, निबंध और प्रस्तुति सब तुम्हारे जिम्मे है। तुम्हारा काम बहुत भारी है, मगर तुम्हें घबराना या तनाव लेना नहीं है, बस स्थिरता से खेलना। जब ज़हीर ने पहली बार राहुल, सिया बिंदिया और सिया शीतल की मॉडलिंग देखी थी तो वह बहुत उत्साहित हुए थे। उन्हें लगा था कि जयपुर विश्वविद्यालय इस साल राष्ट्रीय पुरस्कार, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा का भी जीत सकता है। मगर अब उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था। एक प्रोफेसर के तौर पर वह जानते थे कि परीक्षा के करीब दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहने वाले छात्रों के ग्रेड प्रभावित होते हैं। उन्होंने मन में सोचा, काश राहुल और बाकी प्रांतीय पुरस्कार जीत लें। अगले दिन मौसम साफ था। एक शानदार सूर्योदय आसमान में ड्रैगन की तरह उभर रहा था। जयपुर विश्वविद्यालय के गणित और कंप्यूटर विज्ञान स्कूल के कई छात्र चौड़े व्याख्यान कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। आज से अगले 3 दिन तक उन्हें यहाँ कठिन राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। काउंसलर सुनील यादव दूर गलियारे में खड़े होकर यह नज़ारा चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। तभी एक 30-40 साल का अधेड़ उम्र का शिक्षक उनके पास आया और बोला, मिस्टर सुनील, आपने इतने सारे छात्रों को प्रतियोगिता के लिए नाम लिखवाया, मात्रा से क्या होगा अगर गुणवत्ता न हो? उसकी आवाज़ में एक हल्का तंज था। सुनील यादव ने कहा, यह जरूरी नहीं, शायद इनमें से कुछ प्रांतीय पुरस्कार जीत लें। उनकी आवाज़ में एक आत्मविश्वास था। अधेड़ शिक्षक ने हल्के से हंसकर सिर हिलाया। जाहिर था वह इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। व्याख्यान कक्ष के अंदर मेज़ें 2-2 मीटर की दूरी पर थीं। राजेश गुप्ता ने मेज़ों को देखा और आह भरी, ये तो गया, अब नकल नहीं कर पाऊंगा। उसकी आवाज़ में एक नकली उदासी थी। पास में बैठे कंप्यूटर स्कूल और गणित स्कूल के छात्रों के चेहरों पर काली रेखाएं उभर आईं। क्या ये गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में नकल करने की सोच रहा था? राजेश ने थोड़ी दूर बैठे अमित शर्मा को देखा और बुदबुदाया, खैर कोई साथी है तो ठीक है। ये कहकर उसने फट हाउस हैप्पी वाटर की बोतल खोली और एक बड़ा घूंट लिया। उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। उस समय अमित शर्मा भी चारों ओर देख रहा था। जब उसकी नज़र राजेश पर पड़ी तो उसे राहत मिली। कम से कम एक और कमज़ोर साथी था। साथ में नीचे रहेंगे तो नीचे की मोटाई भी बढ़ेगी, उसने मन में सोचा। राहुल शर्मा शांति से कुर्सी पर बैठा था, बहुत आराम से। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रतियोगिता में नहीं बल्कि चाय पीने आया हो। उसने सिया बिंदिया और सिया शीतल की ओर देखा और कहा, सिया बिंदिया, सिया शीतल, घबराओ मत, ये बस एक परीक्षा है, आराम से रहो। उसकी आवाज़ में एक शांत आत्मविश्वास था। सिया बिंदिया और सिया शीतल ने बार बार सिर हिलाया। अगर वे किसी और के साथ प्रतियोगिता में होती तो राहुल की तरह आराम से रहती, मगर इस बार राहुल के साथ थीं तो उनकी नज़रों में एक तनाव था। उनके दिल में ठान रखा था कि उन्हें सबसे अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि राहुल को नीचे न खींचें। डिंग! तभी पूरे व्याख्यान कक्ष में एक साफ घंटी बजी। फिर 40 से ऊपर के 3 प्रोफेसर धीरे धीरे अंदर आए। उनमें से सफ़ेद बालों वाले प्रोफेसर ने कहा, खिलाड़ियों के बीच फुसफुसाहट को छोड़कर बाकी सब बातें मना हैं। उल्लंघन करने वाले की प्रतियोगिता से अयोग्यता होगी। उनकी आवाज़ में एक सख्ती थी। राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता अब शुरू होती है। सवाल देखें सब लोग। पुराने प्रोफेसर की आवाज़ के साथ प्रोजेक्टर और सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर 3 सवाल उभरे। 1.
एक घर डिजाइन करें। 2. एक जल निकासी प्रणाली डिजाइन करें। 3. एक पार्किंग लॉट डिजाइन करें। कृपया 3 सवालों में से एक चुनकर जवाब दें। इन 3 सवालों को देखते ही सभी छात्र हैरान रह गए। घर डिजाइन करें, जल निकासी प्रणाली, पार्किंग लॉट, ये तो वास्तुकला स्कूल का काम था न। इसमें चित्र बनाना, योजना बनाना सब कुछ था। ये जटिल था, मगर गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता से इसका क्या लेना देना। ये तो गणितीय गणनाओं की प्रतियोगिता थी, यहाँ गणित कहाँ था। छात्र एक पल के लिए ठिठक गए, फिर धीमी फुसफुसाहट शुरू हुई। हम कौन सा सवाल चुनें? कंप्यूटर विज्ञान विभाग के एक छोटे कद के छात्र ने पूछा। पार्किंग लॉट शायद थोड़ा आसान लगता है, गणित स्कूल के एक मध्यम कद के छात्र ने हिचकिचाते हुए कहा। राजेश गुप्ता ने तुरंत नकार दिया, बिल्कुल, जल निकासी प्रणाली, ये कितना आसान है, बस कुछ नालियां खींच दो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हिचकिचाते हुए कहा, तो जल निकासी प्रणाली डिजाइन करते हैं। अल्पविराम। राहुल ने तीनों सवालों पर बेतरतीब नजर डाली। उसके दिमाग में तुरंत विचार उभर आए। उसने सिया बिंदिया और सिया शीतल की ओर देखा और पूछा, सिया बिंदिया, सिया शीतल, तुम कौन सा सवाल करना चाहती हो? उसकी आवाज में एक शांत आत्मविश्वास था। सिया बिंदिया और सिया शीतल हिली नहीं, वे बस राहुल को चुपचाप देखती रहीं। जाहिर था वे उसे चुनने देना चाहती थीं। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं चुनता हूँ। उसने अपनी ठुड्डी छुई और गहरे सोच में कहा, कई शहरों में भारी बारिश में पानी जमा हो जाता है। जल निकासी प्रणाली डिजाइन करना मुश्किल है, मगर यह उपयोगी है। तो हम दूसरा सवाल चुनते हैं, एक जल निकासी प्रणाली डिजाइन करें। सिया बिंदिया और सिया शीतल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस बार बार सिर हिलाया। उनकी आंखों में राहुल पर भरोसा था। उस समय राहुल के दिमाग में एक साफ संकेत गूंजा। डिंग, मिशन ट्रिगर करें, राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जीतें। इनाम 5 सिल्वर लाल लिफाफे। राहुल ने ये सुना और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान खेल गई। उसकी आंखें चमक उठीं। धन्यवाद नॉवल स्टोरीज हब सुनने के लिए। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।